Dear aspirants, नमस्कार and I welcome you all to विद्या विहार क्वेस्ट फॉर विजडम। अगर आप यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए इंडियन पॉलिटी के लिए लेक्चर्स की एक सीरीज लेकर आए हैं। इन लेक्चर्स में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत बुक में दिए गए टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे और जहां जरूरी होगी तो अदर सोर्सेस लाइक डीडी बसु और सुभाष कश्यप जैसे बुक्स या फिर अदर कोचिंग नोट्स के भी फैक्ट्स को यहाँ हम इंक्लूड करने वाले हैं। सो बी विद मी टिल द लास्ट ऑफ दिस सीरीज, टिल द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट लेक्चर। हमारे फर्स्ट लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट यूनिट और फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और इस यूनिट में टोटल 11 चैप्टर्स हैं। सारे चैप्टर्स को हम वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसके अलावा और जो 11 चैप्टर्स हैं वो बस मैं यहाँ पर एक बार डिस्कस कर देता हूँ। तो दूसरा है मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का निर्माण, सैलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, संघ और इसके क्षेत्र, सिटीजनशिप, नागरिकता, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की मूल संरचना। तो ये 11 चैप्टर्स हैं और वन बाय वन आने वाले लेक्चर्स में हम इन सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हमारा फोकस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर है और इसको शुरू करने से पहले मैं बस आपसे ये चाहता हूँ कि आपके पास एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी की एक बुक आपके सामने खुली हुई हो और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स यहाँ डिस्कस करूँ जब मैं, तो आप उसको वहाँ हाइलाइटर से हाईलाइट कर लें। मार्क माय वर्ड्स, आपके प्रिपरेशन में वो हाईलाइटेड पॉइंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। आपके प्रिपरेशन को वो हाईलाइटेड पॉइंट्स बहुत बूस्ट करेगा। ओके, लेट्स बिगिन आवर चैप्टर नाउ। भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यहाँ हम वैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स का डिस्कशन करेंगे जिसका हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में इम्पोर्टेंट रोल रहा है। वैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स जिनकी वजह से आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कई सारे प्रोविजंस हैं और हमारे टेक्स्ट बुक यानी कि एम लक्ष्मीकांत इंडियन पॉलिटी में इन सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को 2 कैटेगरी या 2 टाइम पीरियड में क्लासिफाई किया गया है। पहला है द कंपनी रूल 1773 टू 1858, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1773 से लेकर 1858 तक यानी कि करीब 90 वर्ष तक भारत की शासन अपने हाथों में रखती है और 1857 का विद्रोह होता है जिसको कि हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। और उसके बाद क्राउन रूल आता है इंडिया में, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन होता है वो सीधे ब्रिटेन से भारत पर अपना शासन करता है। तो ये 1773 से लेकर के 1947 का जो टाइम है, इसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइम माना जाता है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, एज ए इंडियन आपको पूछना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो बना उसे तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था और उसका जो पहला मीटिंग हुआ था वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 के दिन और कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 के दिन। जब इसे बनने में मात्र 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, अगर रफली कहें तो 3 वर्ष लगे, तो फिर हम ये करीब 150 वर्षों का इतना बड़ा टाइम फ्रेम को क्यों देख रहे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के रूप में? तो इसका आंसर है यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे वे सारे के सारे इंडियंस थे। लेकिन भारत के संविधान को बनाने से पहले उन्होंने दुनिया भर के सारे संविधानों का अच्छे से एक डीप स्टडी किया था, डीप एनालिसिस किया था। यहाँ तक कि उस समय जो ब्रिटिशर्स ने कानून लागू कर रखा था उसका भी डीप स्टडी एनालिसिस किया था और उन्होंने ये ऑप्शन चुना कि जो भी ऐसा कानून, चाहे वो ब्रिटिशर्स ने लागू कर रखा है चाहे दुनिया के किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, अगर वो इंडियंस के लिए सही है, इंडियंस के लिए कंपैटिबल है, तो फिर वो उसे कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करेंगे। चाहे वो अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से इंक्लूड करें, चाहे कनाडा, चाहे जापान, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हर कॉन्स्टिट्यूशन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अच्छा प्रोविज़न जो हमारे इंडियंस के लिए सही होना था
उसे लिया गया है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का ये भी मानना था कि 100-150 वर्षों में ब्रिटिशर्स ने जो भी कानून लाया है उस कानून में ब्रिटिशर्स का जितना योगदान है उससे कहीं ज़्यादा हमारे इंडियन लीडर्स का योगदान है। एक एग्जाम्पल लेता हूँ राजा राम मोहन राय का या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का। राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया, बहुत ज़्यादा जोखिम उठाया, तब जाकर सती प्रथा उन्मूलन एक्ट लाया गया। विलियम बेंटिक ने उस एक्ट को लाया था, लेकिन राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा उसमें रोल था। तो हम बिल्कुल नहीं नकार सकते कि आज़ादी से पहले जो भी कानून था उसमें इंडियंस का कोई रोल था ही नहीं। दैट्स वाई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बहुत सारे प्रोविजंस को कंटिन्यू किया। बट एट द सेम टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कई सारे ऐसे प्रोविजंस इंट्रोड्यूस किए और उसे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जिसे ब्रिटिश कभी भी लाने को तैयार नहीं थे। फॉर एग्जाम्पल सॉवरेनिटी, सार्वभौमत्व। भारतीयों के लिए एक भारतीय द्वारा भारत के भीतर निर्णय लिया जाएगा, यही होता है सार्वभौमत्व, कि हम अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं। कोई ब्रिटेन का प्रधानमंत्री ये तय नहीं करेगा कि हम प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध लड़े या ना लड़ें, लड़े तो किसके खिलाफ लड़ें, ये कोई ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर तय नहीं करेगा। इसी को कहते हैं सार्वभौमत्व, कि हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम अपना निर्णय खुद लेंगे। इसे हमने संविधान के पहली पंक्ति प्रस्तावना में ऐड कर दिया। इसके अलावा देखो, जो हमने वोट देने का अधिकार दिया है, दुनिया का पहला देश है भारत जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बनते ही एडल्ट सफरेज दे दिया। यानी जो भी वयस्क थे उस समय, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के हों, वो वोट दे सकते थे। वो पुरुष हों, स्त्री हों, हर हाल में उनको वोट देना था। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश भारत था। 1950 से पहले जितने भी देश में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला, बिना आंदोलन का नहीं मिला। भारत वो पहला देश है जहां कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्ट सबको ये राइट दिया था। सो देयर इज नो डाउट दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स, द कंटेम्परेरी नेशनल लीडर्स हैड डन अ ग्रेट जॉब। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो कुछ भी किया वो अतुलनीय है। लेकिन और हम पीछे अगर जाएं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के 200 वर्ष पहले का जो समय है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ब्रीफली अगर इस कहानी को डिस्क्राइब किया जाए तो कहानी की शुरुआत होती है 1600 में, जब ब्रिटेन में कुछ ट्रेडर्स मिलकर एक कंपनी को एस्टैब्लिश करते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में यही कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी जाती है। इस कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लाइसेंस देती है कि ये कंपनी पूरी मोनोपोली के साथ, दैट मीन्स ब्रिटेन का कोई भी दूसरा कंपनी भारत के साथ ट्रेड नहीं करेगा, बल्कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के साथ ट्रेड करेगी। एंड विद इन 1 or 2 decades कंपनी प्रूव्ड इटसेल्फ अ फॉर्च्यून फॉर देयर गवर्नमेंट। कंपनी ने अकूत संपत्ति, इनॉर्मस वेल्थ कमाया, हेवी टैक्स पे किया अपने ब्रिटिश गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ अपने काउंटर पार्ट्स लाइक पोर्टुगीज, स्पेनिश, डच, इन सब को काफी पीछे छोड़ दिया ट्रेड और नेवल कैपेबिलिटी में। और साथ ही साथ कंपनी के पास कुछ टैलेंटेड ऑफिसर्स थे लाइक थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस। इन सब के कारण कंपनी ने मुगल दरबार में एक अच्छा प्रेजेंस भी मेंशन कर लिया अपना। तो इस तरह से कंपनी भारत के रूल को समझने में काफ़ी कामयाब रहती है, काफ़ी सक्सेसफुल रहती है। और 1757 के बैटल ऑफ पलासी और 1764 के बैटल ऑफ बक्सर को जब कंपनी जीत जाती है तो भारत पर रूल करने का भी जो उनका एक ड्रीम होता है वो ट्रू होने लगता है। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद उनको भारत पर रूल करने का या भारत से दीवानी कलेक्ट करने का पावर मिल जाता है। अब भारत से वे रिवेन्यू कलेक्ट करके डायरेक्ट अपने देश ले जा सकते थे। लेकिन इसके बाद एक काफ़ी बड़ा माइलस्टोन आता है और वो होता है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत को एक तरह से कंट्रोल कर रही थी, यहाँ अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला रही थी, उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना शुरू किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी, क्योंकि जिस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर बढ़ रहा था, उसी समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी भारत पर कंट्रोल, भारत के लोगों, भारत के रेवेन्यू पर कंट्रोल बढ़ता जा रहा था। तो ये एक इनडायरेक्ट अप्रोच से ब्रिटिश गवर्नमेंट का भारत पर शासन शुरू हो रहा था। और यही कारण है कि 1773 से लेकर 1858 और 1858 से लेकर
1947 का जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये सारे डेवलपमेंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत अधिक इन्फ्लुएंस करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिनका इन टाइम पीरियड से कुछ लेना देना है। सो ये एक ब्रीफ ओवरव्यू था। नाउ वी विल डिस्कस आवर ऑल टॉपिक्स इन डिटेल। अगर हम टाइमलाइन में पीछे जाकर देखें तो हम पाते हैं कि ब्रिटिशर्स ने पहली बार इंडियंस के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश की थी 1600 एडी में। लेकिन ऐसा नहीं है कि वे इंडियंस को पहले से नहीं जानते थे। पहले भी इंडिया का बहुत सारा गुड्स, बहुत सारा यहाँ का आर्टिक्राफ्ट्स, हैंडक्राफ्ट, ये सारे इंडिया से सिल्क रूट होते हुए अरब और टर्की होते हुए यूरोप पहुंचते थे। बीच में इतने सारे मीडिएटर्स होते थे कि सामान की कीमत बहुत अधिक बढ़ जाती थी। सामान का प्राइस इतना हो जाता था कि यूरोपियंस उनको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। केवल कुछ ही यूरोपियंस होते थे जो वो सामान को अफोर्ड कर पाते थे। लेकिन 1498 का वो गोल्डन टाइम होता है यूरोपियंस के लिए, जब वास्को डिगामा भारत आता है और वो केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया के लिए सी रूट का पता कर लेता है। और इस तरह से यूरोपियंस का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। जब वास्को डिगामा पहली बार भारत से वापस जाता है तो वो 100 टाइम्स से भी अधिक प्रॉफिट कमाता है, और ये प्रॉफिट यूरोप में एक आग लगा देती है कि इस तरह का भी प्रॉफिट कमाया जा सकता है और इंडिया के साथ हम डायरेक्ट ट्रेड कर सकते हैं। एक सी रूट है, एक समुद्री रास्ता है जो डायरेक्ट इंडिया पहुंच सकता है यूरोप से। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था। पोर्टुगीज के अनरियलिस्टिक प्रॉफिट्स और वेल्थ को देखते हुए सारे के सारे यूरोपियन पावर्स एक दूसरे के साथ रेस में लग जाते हैं। ये रेस होती है हर देश में एक ट्रेडिंग कंपनी खोलने की, एक ट्रेडिंग कंपनी इस्टेब्लिश कर इंडिया या साउथ एशिया के साथ ट्रेड करने की, अधिक से अधिक मुनाफे कमाना और उसमें से एक बड़ा शेयर वहां के सरकार को टैक्स के फॉर्म में देना। 15th सेंचुरी का पूरा टाइम यूरोप में यही ट्रेंड रहता है। लेकिन उसके बाद ये रेस कंपटीशन में बदल जाती है और कंपटीशन वार में चेंज हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि कंपनी का शेयर, कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसका बहुत बड़ा शेयर सरकार को टैक्स के रूप में मिलती है, और कंपनी अपने मुनाफे के लिए आपस में जब झगड़ती थी, लड़ती थी, तो उस लड़ाई में सरकार की सेना भी उतर जाती थी। और कई बार ऐसा देखा गया कि एक ही देश की दो कंपनी आपस में झगड़ रही हैं और उसी देश के सोल्जर्स आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ वार कर चुके हैं समुद्र में। तो ये एक बहुत ही अजीब सा सिचुएशन था। तो धीरे धीरे यूरोपियंस ने एक सिस्टम को डेवलप किया कि एक देश से केवल एक ही कंपनी रजिस्टर होगा जो भारत के साथ ट्रेड करेगा या साउथ एशिया के साथ ट्रेड करेगा। तो इस तरह से हर देश के पास अपना एक रजिस्टर्ड कंपनी था, जिसे कि उस देश में मोनोपोली थी कि वो उस देश से निकलकर इंडिया के साथ या साउथ एशिया के साथ ट्रेड कर सके। और इस तरह से समय आता है 1600 का, और ब्रिटेन के बड़े बड़े व्यापारियों ने मिलकर अपना एक संगठन बनाया, अपना एक कॉन्ग्लोमरेट बनाया, दैट वाज ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, आप इसको ऐसे समझो कि उस समय इंडिया का वेल्थ, इंडिया की जीडीपी ब्रिटेन के जीडीपी से 1000 टाइम्स थी। तो ब्रिटेन में इस तरह से कोई भी ट्रेडर आकर इंडिया के साथ ट्रेड करने लगे, इतना कैपेबिलिटी उनमें नहीं थी उस वक्त। इसलिए कई सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स जो उस समय ब्रिटेन में बड़े बड़े ट्रेडर्स थे, वे आपस में मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी बनाते हैं। और वहाँ की जो महारानी होती है क्वीन एलिजाबेथ, वो उस कंपनी को यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर देती है, और वो उस चार्टर को लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्म में इंडिया के साथ ट्रेड शुरू करते हैं। तो ये था 1600 का वो ब्रिटिश के लिए गोल्डन टाइम। हमारे लिए तो पता नहीं क्या था, लेकिन ब्रिटिश के लिए गोल्डन टाइम था वो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है दिसंबर 1600 में, और क्वीन एलिजाबेथ उनको 20 इयर्स के लिए चार्टर देती है, यह मोनोपोली देती है कि ब्रिटेन से केवल यही कंपनी भारत जाकर ट्रेड करेगा। और इसके बाद 1601 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फ्लीट निकलता है, पहला जहाजी बेड़ा साउथ एशिया के लिए निकलता है। नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन जेम्स लैंकेस्टर, और ये अंडमान निकोबार होते हुए जावा सुमात्रा में जाते हैं। वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना एक पोस्ट भी इस्टेब्लिश करते हैं, अच्छा खासा व्यापार करते हैं और वापस ब्रिटेन जाते हैं। यहाँ उन्हें यानी ब्रिटेन में उन्हें नाइटहुड की उपाधि भी दी जाती है। फिर टाइम आता है 1608 का,
जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पहली सफलता हाथ लगती है, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस भारत के सूरत बंदरगाह पर पहुंचता है और भारत के साथ ट्रेड को शुरू करता है। फिर समय आता है 1611 का, जब फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट को एस्टैब्लिश किया जाता है मसूलीपट्टनम में। यह दिखाता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया के साथ ट्रेड करने को कितना ज्यादा कमिटेड थे, क्योंकि 3 वर्ष हुए थे उन्हें भारत में आए हुए और उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट डाला था। हालांकि ये टेम्पररी पोस्ट था, लेकिन ये उनके विल को दिखाता है। फिर 1613 में उन्होंने अपना परमानेंट फैक्ट्री डाला सूरत में। फिर 1615 से लेकर 1618 का टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए गोल्डन टाइम कहा जा सकता है, क्योंकि उनका एक कैपेबल ऑफिसर सर थॉमस रो मुगल कोर्ट में जाकर जहांगीर को इम्प्रेस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। फिर मुगल बादशाह जहांगीर कंपनी को कई सारे प्रिविलेजेस, कई सारे रियायतें देता है, जिससे कंपनी को काफ़ी मुनाफा होता है। और इसके बाद 1639 का वो टाइम आता है जब ब्रिटिश ने अपना एक और सेटलमेंट इस्टेब्लिश किया मद्रास में और उसका नाम दिया फोर्ट सेंट जॉर्ज। आगे चलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट प्रूव होता है। फिर टाइम आता है 1661 का, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए या फिर ब्रिटिशर्स के लिए चेरी ऑन द टॉप का टाइम था, यानी सोने पर सुहागा का समय था, या द सिल्वर लाइनिंग आप कह सकते हैं इसे। इस तरह का टाइम था ये। कहानी कुछ इस तरह का है कि ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड की शादी होती है पोर्टुगीज प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगंजा से। पोर्टुगीज दहेज में 7 टापुओं वाला, 7 आइलैंड्स वाला एक शहर दहेज में देते हैं और वो शहर को आज की डेट में हम मुंबई कहते हैं। वो शहर ब्रिटिश क्राउन को मिलता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिलता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उस शहर को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज में दे देती है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर अपना ये लॉजिक रखती है कि मेरे पास जब एक टेरिटोरी आएगा तो फिर मैं उस टेरिटोरी को कैसे संभालूंगा। तो कंपनी को फिर टेरिटोरी को एक्वायर करने का राइट दिया जाता है, टेरिटोरी में अपने पैसे छापने का राइट दिया जाता है और टेरिटोरी में अपना आर्मी मेंटेन करने का एक राइट दिया जाता है। इतिहास में पहली बार किसी ट्रेडिंग कंपनी को इतने सारे राइट दिए गए होंगे और यहीं से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव रोल या फिर रूलिंग पावर, एज ए रूलिंग पावर, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करना शुरू करती है। अगर आप भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेडर से रूलर बनने का इतिहास को देखते हैं तो 1661 का टाइम काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 1668 में कंपनी बॉम्बे को ठीक से एक्वायर करती है, आर्मी रखना शुरू करती है, मनी मिंटिंग शुरू करती है और टेरिटोरी तो वो 1661 में ही ऑन पेपर एक्वायर कर चुकी थी। फिर 1700 का टाइम आता है जब कंपनी फोर्ट विलियम कलकत्ता को फोर्टिफाई करता है। इसकी शुरुआत उसने 1690 से ही कर दी थी, जब कंपनी ने 3 गांव गोविंदपुर, सूतानाती और कालीकाता को लीज पर लिया था या खरीदा था और उसके बाद कलकत्ता में फोर्टिफिकेशन करके अपना फोर्ट विलियम तैयार कर लिया। फिर भारत के लिए एक बहुत ही दुखद समय आता है 1707 का, जब मुगल्स डिक्लाइन करना शुरू करते हैं। तो 1707 का टाइम इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर था। 1717 में फर्रुखशियार कंपनी को एक फरमान ग्रांट करता है कि आप बिना टैक्स दिए हुए बंगाल में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस फरमान का बहुत ही अधिक दुरुपयोग करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। पूरे इंडिया में वो फ्री ट्रेड करना शुरू कर देते हैं। केवल कंपनी ही नहीं, कंपनी के जो ऑफिसर्स होते हैं वो अपना प्राइवेट ट्रेड भी इसी फरमान के तहत बिना टैक्स देकर करना शुरू कर देते हैं। फिर 1746 से 1748 तक फर्स्ट कर्नाटिक वार चलता है। ये असल में ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ाई हो रहा था यूरोप में, उसका एक एक्सटेंशन था इंडिया में। फिर 1749 से 1754 सेकेंड कर्नाटिक वार चलता है। फिर 1756 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब होता है वो एक इंसिडेंट कर बैठता है जिसे ब्लैक होल इंसिडेंट कहते हैं। सिराजुद्दौला बहुत ही कम उम्र का नवाब था, उसे उतनी समझ नहीं थी राजनीति की और उसने एक इंसिडेंट किया, ब्लैक होल इंसिडेंट, जिसे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, मॉडर्न में मैं आपको पढ़ाऊंगा। और इसके बाद 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में एक लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पलासी, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा देते हैं। हालांकि वो लड़ाई एक डमी वार था, असल में तो जो गद्दार थे सिराजुद्दौला के वो जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाते हैं और वार बस नाम के लिए होता है।
थोड़ा सा वार में ही रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है, सिराजुद्दौला हार जाता है, सिराजुद्दौला को मार भी दिया जाता है। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है। 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 और इसके बाद जितने भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आने वाले हैं उन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये सारे इवेंट्स ऐसे हैं जो आप पढ़ने के बाद ये फील करेंगे कि ये घटनाएं सीरीज में हो रही हैं। इस सेशन के खत्म होते होते आपको ये फील आएगा कि हर एक इवेंट अपने पहले वाले इवेंट का एक आफ्टर इफेक्ट है, या यूं कह लो कि पहले वाला इवेंट काउज था आने वाले इवेंट का। तो ये एक काउज एंड इफेक्ट के फॉर्म में आप देखेंगे जो भी इवेंट हो रहा है वो आने वाले इवेंट का काउज बन जाता है, और इस तरह से हम 1950 तक पहुंचते हैं और हम ये देखते हैं कि जो भी इवेंट हो रहा है उसका कुछ न कुछ रिलेवेंस या फिर कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। यही कारण है कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड को पढ़ रहे हैं तो इन सारी घटनाओं को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब तक जो हमने घटनाएं देखी, जो भी इवेंट्स हमने यहाँ पर देखा इस टाइमलाइन में, वो सारी की सारी घटनाएं हिस्टोरिकल थी। उन सबको हमने मिडाइवल या फिर मॉडर्न में डिस्कस कर लिया है, लेकिन यहाँ से हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड के फॉर्म में देखने वाले हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 3 पार्टीज के बीच में साइन हुआ था, जिसमें पहला पार्टी मुगल एम्परर शाह आलम सेकेंड, दूसरा पार्टी नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला और तीसरा पार्टी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसके रिप्रेजेंटेटिव थे रॉबर्ट क्लाइव। ये 3 लोगों ने इस ट्रीटी पर साइन किया था और ये ट्रीटी बैटल ऑफ बक्सर का सेटलमेंट के फॉर्म में साइन हुआ था। ऑल ऑफ अस नो कि 1764 में एक बहुत ही फेमस वार हुआ था, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल में एक तरफ अकेले था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अंडर द लीडरशिप ऑफ सर हेक्टर मुनरो, और दूसरी ओर 4 पार्टीज थे। मुगल एम्पायर अंडर द लीडरशिप ऑफ शाह आलम सेकेंड और उसका सेनापति नजफ खान। बंगाल का नेतृत्व मीर कासिम कर रहा था और अवध का नेतृत्व शुजाउद्दौला। युद्ध में काशी किंगडम के बलवंत सिंह भी मुगल का ही साथ दे रहे थे। तो इस तरह से 4 पार्टी एक तरफ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अकेले एक तरफ। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास मात्र 17,000 सैनिक और दूसरी ओर चारों पार्टीज को मिलाकर 40,000 सैनिक थे। बट ब्रिटिशर्स ने अपने सुपेरियर वॉर टैक्टिक्स और मिलिट्री एबिलिटी का यहाँ परिचय देते हुए अकेले इन चारों पार्टीज को हरा दिया, और इसके बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होता है 16 अगस्त 1765 को। ये ट्रीटी इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट्स में से एक है। इस ट्रीटी के जितने कंडीशंस थे उन कंडीशंस का रिजल्ट ये होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी से ट्रांसफॉर्म होकर एक रूलिंग बॉडी बन जाती है, एक टैक्स कलेक्टिंग बॉडी बन जाती है। 1765 से पहले का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और 1765 के बाद का ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल ही डिफरेंट था। सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन, शाह आलम सेकेंड ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कलेक्ट करने का राइट दे दिया, यानी कि रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों प्रोविंसेस से जितने चाहे उतने टैक्स कलेक्ट कर सकती थी। बदले में वो सड़क बनाए, अस्पताल बनाए या फिर किसी भी तरह का वेलफेयर करे या ना करे, उनकी कोई जवाबदेही नहीं। ये बस वार का भरपाई के रूप में उन्हें मिला था, किसी भी तरह की जवाबदेही नहीं थी। यानी कि गुलामी की शुरुआत जो भारत में होती है वो यहीं से होती है। दूसरा जो एक और अपमानजनक, एक बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग, एज ए इंडियन हम देखें तो ये बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग शर्त था कि मुगल सम्राट की ओर से राजस्व वसूलने का अधिकार कंपनी को मिल गया था। तो कंपनी गेन्ड द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ मुगल एम्परर। इस कहानी को कुछ ऐसे समझो कि कंपनी ने मुगल एम्परर से कहा कि देखो, बंगाल, बिहार, उड़ीसा तो ठीक है, वो मीर कासिम के कारण मुझे मिल गया। मीर कासिम का जो भी एक्ट था उसके अगेंस्ट मुझे ये मिला। आपको पता होना चाहिए कि मीर कासिम वार से भाग गया था, बाद में बहुत ही गरीबी का मौत वो मरा। वो एक अलग चैप्टर है, वो हिस्ट्री की बात है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने वार तो बिल्कुल ही साथ में सबसे लड़ा था, एक साथ तीनों से लड़ा था, लेकिन ट्रीटी तीनों के लिए अलग अलग किया। बंगाल के मीर कासिम के लिए सीधा कहा कि मीर कासिम भाग गया तो ये तीनों प्रोविंसेस का नवाबी मुझे दे दो। और कुछ और कंडीशंस देखो कि शुजाउद्दौला जो थे नवाब ऑफ अवध, उनको उनका गद्दी वापस दे दिया गया, लेकिन उन्हें युद्ध की बहुत बड़ी क्षतिपूर्ति देनी पड़ी थी। और अवध के नवाब शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कोरा लेकर
शाह आलम सेकेंड को दे दिया गया। तो अंग्रेजों ने यह किया था कि शुजाउद्दौला से इलाहाबाद और कोरा ले लिया और शाह आलम सेकेंड को दे दिया, और शाह आलम सेकेंड से ये कहा गया कि अभी जब तक आपका एक सर्टेन अमाउंट हमारे पास जमा नहीं होता है, आप इलाहाबाद में ही रहिए, वाराणसी में अपना कोर्ट चलाइए, इसके लिए आपको 26 लाख रुपया सालाना का हम देंगे एक पेंशन, आप किसी तरह का रेवेन्यू कलेक्ट नहीं करेंगे, आपके बदले हम करेंगे। तो ये एक कंडीशन जो अंग्रेजों ने रखा और भारतीय राजाओं ने उसे एक्सेप्ट भी किया था। और इसलिए कहा जाता है कि इस ट्रीटी के बाद ब्रिटिश राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण की शुरुआत हो गई थी भारत में। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंट्रोल इन इंडिया। और इस ट्रीटी के बाद कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा का रियल रूलर बन जाता है। हालांकि नवाब वो इंडियन को ही वहाँ नियुक्त करता है, लेकिन इस तरह का एक सिस्टम, एक डायरकी वाला सिस्टम यहाँ से शुरू हो जाती है। बाद में 1773 आते आते उस सिस्टम को भी वो खत्म करके वो डायरेक्ट अपना कंट्रोल स्थापित करने में कामयाब रहता है। लेकिन ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पड़ाव था। 1765 के बाद एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1772 में, जब वारेन हेस्टिंग्स पहले बंगाल के गवर्नर बनकर आते हैं। और 1773 में आता है रेगुलेटिंग एक्ट पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। देखो, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी था, एक कंपल्जन भी था, मौका भी और मजबूरी भी। 1765 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेडिंग नहीं बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल बॉडी बन चुकी थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को अब ऐसा लगता था कि इस कंपनी पर उनका कंट्रोल बढ़ना चाहिए, क्योंकि अमेरिका का रिसेंट एग्जाम्पल रहा था कि अमेरिका में जो भी ब्रिटिशर्स गए थे फिर वो वहाँ अपना कंट्री बना लिए, ब्रिटिशर्स को वो ओन करने से डिनाई कर दिए। यानी कि ब्रिटिशर्स को पीछे छोड़कर अमेरिका अपने आप में एक कंट्री बनने को तैयार था। हालांकि 1773 के बाद ये सब घटना वहाँ शुरू होती है, लेकिन ब्रिटिशर्स को पता लग गया था कि अब अमेरिका हमारे हाथ से निकल गया, लेकिन इंडिया हमारे हाथ से ना निकले, इसके लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमें अपना कंट्रोल और रेगुलेशन बढ़ाना होगा। और इसीलिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था करप्शन ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स। जितने भी कंपनी के ऑफिसर थे वे सब पर्सनली तो बहुत अधिक रिच हो रहे थे, इनॉर्मस वेल्थ लेकर वो जाते थे, लेकिन कंपनी को वो हमेशा घाटे में दिखाते थे। जब भी युद्ध होता था, कर्नाटिक वार्स हुए या फिर बैटल ऑफ पलासी हुआ, बैटल ऑफ बक्सर हुआ, उसमें कंपनी का जो भी वार एक्सपेंस था वो सरकार से ले रही थी। लेकिन जब वहाँ प्लंडर करता था खजाने को, जब ट्रेजरी को जब लूटते थे वो जाकर, कहीं भी वार होता है, जो जीतता है पार्टी उसे उसका सामने वाले का ट्रेजरी मिलता है। यहाँ तो रेवेन्यू कलेक्टिंग राइट्स तक मिल गया था ब्रिटिशर्स को, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ये दिखा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ये दिखा रहे थे कि कंपनी घाटे में है। तो इससे भी परेशान होकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि चलो एक रेगुलेटिंग एक्ट लाते हैं और कंपनी को रेगुलेट करते हैं। तो ये एक पहला स्टेप था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंपनी के इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में जितने भी कार्य थे, चाहे वो प्रशासनिक हो चाहे वो राजनीतिक कार्य हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। एक और अनोखा लॉजिक ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से आता है कि वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक ट्रेडिंग बॉडी के फॉर्म में रिकॉग्नाइज किए थे। यानी कि अब तक जो लाइसेंस है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास वो सिर्फ ट्रेड करने के लिए है, पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। उसी को रिकॉग्नाइज करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लाया गया है। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को भी ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, रेगुलेट करेगी। इसको आप अच्छे से समझो, ये कितना बड़ा पॉइंट है। इसके बाद एक और तकलीफ था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के सेंटर्स थे इंडिया में, वे सब बिखरे हुए थे। कोई बंगाल में, कोई मद्रास में, कोई बॉम्बे में। जब भी कभी कम्युनिकेट करना होता था, कोई ऑर्डर देना होता था, तो तीनों बिखरे हुए थे और किसी के भी पास कोई बड़ी अकाउंटेबिलिटी नहीं थी। तीनों अलग अलग काम करते थे। तो जब भी कभी ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी तरह का कोई कंप्लेन तीनों को करती थी तो तीनों एक दूसरे पर फिंगर्स रेज करने लगते थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि इस तरह से तो नहीं होगा, कोई एक सुप्रीम बॉडी को बनाया जाए जो डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात करेगी।
और इस तरह से एक पोस्ट का क्रिएशन होता है और उसका नाम दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक्चुअल में गवर्नर ऑफ बंगाल के ही पोस्ट को थोड़ा सा प्रमोट करके इस नए पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स जो अब तक गवर्नर ऑफ बंगाल थे, उसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने का सौभाग्य मिलता है। और भी कुछ इसमें प्रोविजंस थे, जैसे कि बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को बंगाल के गवर्नर जनरल के अंडर रहना था, उसके अधीन काम करना था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट के साथ साथ एक और ग्रुप को क्रिएट किया जाता है, एक और ग्रुप के पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एग्जीक्यूटिव काउंसिल में टोटल 4 मेंबर्स होने थे और ये 4 मेंबर्स का काम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को असिस्ट करना किसी भी डिसीजन लेने में। गवर्नर जनरल के पोस्ट के क्रिएशन के साथ साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भी क्रिएट किया गया। इसमें टोटल 4 मेंबर्स होने थे। इस काउंसिल का काम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को हेल्प करना, उनको असिस्ट करना। किसी भी मैटर पर ये काउंसिल मेंबर्स आपस में वोटिंग के जरिए डिसीजन लेते थे और इन केस अगर वहाँ टाई हो जाता था, यानी कि 4 मेंबर्स थे तो टाई होने के चांसेस थे, अगर किसी तरह का टाई होता था तो गवर्नर जनरल भी वहाँ वोट कर सकते थे। लेकिन अगर उन लोगों ने कुछ पास कर दिया, कोई डिसीजन ले लिया, इन केस 3:1 के मेजोरिटी में किसी तरह का डिसीजन लिया एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वही डिसीजन आगे फॉरवर्ड करना होगा। तो इस तरह का एक काउंसिल बनाया जाता है जो बहुत ही बड़ा पावरफुल बॉडी होता है। एंड इट कैन बी अंडरस्टूड कि मद्रास के गवर्नर और बॉम्बे के गवर्नर भी इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नीचे ही हैं, या यूं कह लो कि इक्वल हैं। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है जो आपको पता होना चाहिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एक बॉडी होता था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये इसके इंसेप्शन के ही साथ थी, यानी कि 1600 से ही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स काम कर रहा था। लेकिन अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक टास्क दिया जाता है कि आप रेगुलर टाइम इंटरवल पर कंपनी के सारे रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स के रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को आप सबमिट करेंगे। तो ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को एक एक्स्ट्रा टास्क दे दिया गया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के साथ। सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है कलकत्ता में 1774 में इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर द प्रोविजंस ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कंपनी के सर्वेंट को किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड या फिर किसी भी तरह का गिफ्ट या घूस लेने से बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया, मना कर दिया गया। So these were some of the provisions of the Regulating Act of 1773। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। पहला प्रोविजन था कि इस एक्ट ने कंपनी के डिविडेंड्स को लिमिट कर दिया। इस एक्ट ने ये कहा कि कंपनी को अब केवल 6% ही डिविडेंड मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट से। शेष प्रॉफिट सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के खाते में चले जाएगी, क्योंकि कंपनी ने कई सारे लोन लेकर रखे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से, बैटल ऑफ पलासी में, बैटल ऑफ बक्सर में, कर्नाटिक वार्स में। वो लोन कंपनी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को वापस नहीं किए थे। तो जब तक लोन चुकता नहीं होता है तब तक 6% का प्रॉफिट में ही कंपनी के ऑफिशियल्स रहेंगे, बाकी का 94% ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास जाएगा। दैट वाज द फर्स्ट प्रोविजन। और इस एक्ट से ही ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी के इंडियन अफेयर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना शुरू करती है। कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल अफेयर्स जो इंडिया में होती है, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। इस एक्ट ने कंपनी के सर्वेंट को किसी भी तरह का प्राइवेट ट्रेड करने से या फिर किसी तरह का गिफ्ट लेने देने से या किसी भी तरह का घूस लेने से बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया। अब ये कंपनी के सर्वेंट किसी भी इंडियन नेटिव्स के साथ किसी तरह का प्राइवेट ट्रेड या गिफ्ट का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पोस्ट का क्रिएशन, जिसके द्वारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को सेंट्रलाइज किया जाता है। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ बंगाल का क्रिएशन, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट बॉडी है। आगे चलकर इसी काउंसिल से लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना शुरू होगा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जिसके कारण 1774 में कलकत्ता के फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट को इस्टेब्लिश किया जाता है और सर एलिजाह इम्पे इसके फर्स्ट चीफ जस्टिस होते हैं। कोर्ट सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले की सुनवाई करती है और इसके पास ओरिजिनल और एपिलेट दोनों तरह का जुरिस्डिक्शन होता है। और सबसे बड़ी बात, इस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, क्योंकि इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी राइट को टेक अवे नहीं किया। टेरिटोरियल राइट, मिलिट्री राइट, किसी भी तरह का राइट को नहीं छीना, बल्कि उसे केवल कंट्रोल और रेगुलेट किया। दैट्स वाई इस एक्ट का नाम रखा गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773।
आफ्टर द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है 1781 अमेंडमेंट एक्ट। नाम से ही क्लियर है कि ये किसी एक्ट का अमेंडमेंट है। एक्चुअली ये 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का ही अमेंडमेंट है। सो यू कैन सी हेयर कि केवल 8 वर्षों में, ओनली इन 8 ईयर्स, रेगुलेटिंग एक्ट को अमेंड कर दिया जाता है। तो हम इसके कारण में जाएंगे कि आखिर क्या काउज था कि रेगुलेटिंग एक्ट को इतनी जल्दी अमेंड कर दिया गया। तो इस अमेंडमेंट का सबसे मेजर रीजन माना जाता है उस समय सुप्रीम कोर्ट का बहुत अधिक पावरफुल हो जाना। एक्चुअली रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने सुप्रीम कोर्ट को बहुत ही अधिक पावरफुल बना दिया था। आप ये समझो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका काउंसिल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे और कंपनी के सारे ऑफिसर्स सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर आते थे, जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेरेंस कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू मैटर्स यानी कि प्रशासनिक और राजस्व मामले में हस्तक्षेप बढ़ता ही चला गया। और इसके कारण कंपनी बार बार ब्रिटिश गवर्नमेंट से यह कंप्लेन करने लगी कि सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नेंस में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है, गवर्नेंस में बाधा पैदा करती है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी इस बात को नोटिस में लेने लगे थे। साथ में एक और प्रोविजन आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नेटिव सिटीजन्स पर यानी इंडियंस के लिए भी होगा और ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए भी होगा। तो इस तरह से होता यह था कि जब भी कंपनी के ऑफिसर रेवेन्यू एक्शन लेते थे, रेवेन्यू लेने के लिए किसी तरह का एक्शन लेते थे, तो इंडियन सिटीजन्स भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर अपना केस लगा देता था और केस के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी का अपना फंक्शनिंग था, अपना जो गवर्नेंस था, गवर्नेंस क्या कहेंगे, यहाँ पर जो लूट खसोट वो करता था टैक्स के नाम पर, उस पर कुछ बाधा आ जाती थी, सुप्रीम कोर्ट कुछ रोक लगा देता था। देखो यहाँ हम टेक्निकली उस समय के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस आते थे उसमें से 1 और 2% ऐसे जजेस होते थे जो अपने एथिक्स के साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे। जो उन्होंने लॉ के लिए पढ़ा है, जो उन्होंने जस्टिस के लिए प्रैक्टिस किया है, उसके साथ वो किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने को यहाँ तैयार नहीं होते थे। वो इंडियंस के साथ जस्टिस करने को तैयार रहते थे। और दूसरी तरफ मोर देन 50% जजेस ऐसे थे जो कंपनी के रेवेन्यू से, कंपनी के वेल्थ या प्रॉफिट से बहुत अधिक एक ग्रीड रखते थे। वो ये देखते थे कि हम यहाँ जजेस बन के बैठे हुए हैं सैलरी पर, लेकिन कंपनी के ऑफिसर्स दिन रात बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, तो वहाँ पर उनका भी कुछ शेयर इंश्योर हो सके, आइदर ब्लैक मनी और वाइट मनी उस समय का। वो जजेस चाहते थे कि कंपनी पर उनका कुछ कंट्रोल हो। यही कारण था कि वे जुडिशियल एक्शन के जरिए कंपनी के गवर्नेंस को या फिर उनके फंक्शनिंग को हैम्पर करते थे। तो ये एक रीजन था। लेकिन दूर बैठा ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे बहुत अधिक नुकसान हो रहा था। उसे कोई मतलब नहीं था कि इंडियंस को न्याय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है। उसे मतलब था तो सिर्फ उसके टैक्स से। वो एक कॉलोनियल पावर था। ईस्ट इंडिया कंपनी उसका एक वेपन था। वो नहीं चाहता था कि उसका वेपन में किसी भी तरह का कोई कमी आए। इसलिए फाइनली 1781 में ब्रिटिश गवर्नमेंट एक एक्ट लाती है और रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को अमेंड करती है और सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे पावर्स को कर्व कर देती है, घटा देती है। तो क्या क्या घटाती है, क्या क्या रहने देती है, उसी को हम पढ़ेंगे इस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में। तो देखते हैं हम सबसे पहले प्रोविज़न इसका। तो सबसे पहला प्रोविज़न था कि ये जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और उसके काउंसिल को सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन से बाहर कर देता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल पर नहीं चलेगा। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कि कंपनी के जो भी सर्वेंट्स होंगे, यानी कि कंपनी के जितने भी ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट किसी तरह का कोई निर्णय नहीं सुना सकता है अगर वो ऑफिसर्स अपना ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे हैं। आप इसको ऐसे समझे कि गवर्नर जनरल पर किसी भी तरह का अधिकार नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। तो गवर्नर जनरल ने जो भी आदेश दे दिया वो कंपनी का एक ऑफिशियल ड्यूटी हो गया। वो काम करते हुए कंपनी का ऑफिसर कुछ भी कर रहा है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के किसी भी तरह का दखल नहीं हो सकता था। रेवेन्यू मैटर्स और कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू ये भी सुप्रीम कोर्ट के अथॉरिटी से बाहर कर दिया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता के इनहिबिटेंट्स के ऊपर अथॉरिटी दिया गया, यानी कि कलकत्ता के जो भी निवासी थे उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार रहेगा। वो जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा की बात हुई थी उसको हटाया गया। इस अमेंडमेंट एक्ट का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न था कि हिंदुओं और मुस्लिमों को उनके पर्सनल लॉज के अकॉर्डिंग जस्टिस दिया जाए। अब सुप्रीम कोर्ट हिंदुओं को
हिंदू पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग जस्टिस देगी और मुस्लिमों को मुस्लिम पर्सनल लॉ के आधार पर। और 1781 में इन पर्सनल लॉज की जो शुरुआत होती है उसका इन्फ्लुएंस आज प्रेजेंट में भी आप देख सकते हैं, चाहे वो हिंदू कोड बिल हो या फिर मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। उसका अगर एक एकदम शुरुआत की बात करें तो वो शुरुआत 1781 से हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1781 में कानून बनकर तैयार हो गया था, वो स्टेप 1781 से लेना शुरू किया गया था। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि पहले यानी कि 1781 से पहले प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील सुप्रीम कोर्ट आते थे, लेकिन 1781 के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अब प्रोविंशियल कोर्ट्स के अपील्स डायरेक्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास अब नहीं जाएंगे। इसके अलावा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को एम्पावर किया गया कि वो प्रोविंशियल कोर्ट्स और काउंसिल के लिए रूल्स और रेगुलेशन बना सकें। तो जो पहले सुप्रीम कोर्ट के पास ये शक्ति थी उसे हटाकर अब गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास ये पावर दिया गया कि प्रांतीय न्यायालयों में और प्रांतीय परिषदों के लिए नियम और विनियम यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनाएंगे। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं कि आज भी कानून बनाने का काम विधायिका का है और उस पर निर्णय देने का काम कोर्ट्स का होता है, न्यायपालिका का होता है। तो इसकी शुरुआत आप यहाँ से देख सकते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स की एक छोटी सी शुरुआत, हल्की सी शुरुआत आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ एक नोटेबल इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में कोई भी जनता के द्वारा इलेक्टेड मेंबर नहीं होता था। इस काउंसिल में वही मेंबर होते थे जिसे ब्रिटिश गवर्नमेंट मनमाने तरीके से अपॉइंट करती थी। यहाँ किसी भी तरह का इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, बस मैं ये कह रहा हूँ कि कानून बनाने का काम गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जा रहा था और कानून को लागू करने का या फिर कानून पर न्याय करने का काम न्यायपालिका यानी कि कोर्ट्स के पास जा रहा था। ये जो डिवीजन ऑफ पावर है इसकी एक हल्की सी शुरुआत आप यहाँ देख सकते हैं। तो अगर वन सेंटेंस में अगर डिस्क्राइब करना हो कि व्हाट हैपेंड इन 1781 अमेंडमेंट एक्ट, तो इसका आंसर होगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में एक संतुलन स्थापित करना। बस यही हुआ था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781 में, क्योंकि 1781 से पहले न्यायपालिका कार्यपालिका पर बहुत अधिक भारी पड़ने लगा था, बहुत अधिक शक्तिशाली होने लगा था। तो ये था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। और इसके बाद जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। सो अगेन यू कैन सी कि 1781 के अमेंडमेंट एक्ट के ओनली 3 years लेटर 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट ले जाता है। तो इससे आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आपकी ये अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए कि 1765 के बाद ब्रिटिशर्स में या फिर यूके पार्लियामेंट में एक अजीब हलचल आ गई थी। वे बहुत ज़्यादा डेस्परेट होकर एक्ट्स ला रहे थे। 1773 में एक्ट लाते हैं, फिर 1781 में उसे अमेंड करते हैं, फिर ओनली 3 years में उनको समझ में आता है कि ये जो अमेंडमेंट हुआ है ये भी सही नहीं हुआ। तो क्या बैकग्राउंड था 1784 का, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों लाना पड़ा? पहले हम उन काउजेस को देखेंगे, वो बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद हम पिट्स इंडिया एक्ट के प्रोविजंस को देखेंगे। तो देखो, सबसे पहला जो बैकग्राउंड था वो था लॉस ऑफ अमेरिकन कॉलोनीज। आप सबको पता होना चाहिए कि ब्रिटेन की सबसे पहली कॉलोनी अमेरिका थी और अमेरिका में करीब 200 वर्षों तक ब्रिटेन के लोग जाकर अपना कॉलोनी बनाए थे। लेकिन फाइनली एक टाइम आता है जब 1775 से 1783 तक एक अमेरिकन रिवोल्यूशनरी वार चलता है। अमेरिकन साइड से कुछ ब्रिटिश थे, उनका अपना फोर्स होता है, उनकी अपनी आर्मी होती है, जॉर्ज वाशिंगटन उसका लीडरशिप कर रहे थे, और ब्रिटिश आर्मी के ओर से भी बहुत सारे अच्छे अच्छे लीडर्स थे। उनमें से लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी काफ़ी पॉपुलर रहे। बट इवेंचुअली अमेरिकन्स ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया, वहाँ से उनको भगा दिया और इस तरह से ब्रिटिश ने अपना कॉलोनी अमेरिका में खो दिया। जैसे ही उन लोगों ने अमेरिका में अपना कॉलोनी खोया, फिर वे इंडिया की ओर फोकस करने लगे कि कहीं ये फिर से रिपीट ना हो जाए, जो कुछ भी अमेरिका में हुआ है फिर से इंडिया में ना रिपीट हो जाए। तो कंपनी के ऊपर या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर अपना कंट्रोल बढ़ाया जाए, इस पर्पज से ब्रिटिश पार्लियामेंट बार बार कुछ एक्ट्स ला रही थी, फ्रिक्वेंटली कुछ ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस ला रही थी जिससे कंपनी के ऊपर यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ब्रिटिश गवर्नमेंट का ग्रिप और ज़्यादा टाइट होता जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट रीजन, क्योंकि ब्रिटिशर्स को बहुत बड़ा झटका अमेरिका में लग चुका था। सेकेंड वाज डिफेक्ट्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। देखो, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था काफ़ी डिफेक्ट था, जिसमें कि जब 1781 में अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें सिर्फ इतना किया गया कि जुडिशियरी को अलग कर दिया गया।
बट 1781 के अमेंडमेंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के बीच में किसी भी तरह का क्लियर डिवीजन ऑफ अथॉरिटी नहीं था। आप सबको पता है कि लॉ यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने का पावर किसे दिया गया था? वो दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के काउंसिल को। और काउंसिल क्या कर सकती है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या कर सकते हैं, देयर वाज नो क्लियर डिवीजन। और अक्सर कन्फ्लिक्ट आता था गवर्नर जनरल और उसके काउंसिल के बीच में, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में काफ़ी डिले हो जाता था और इसी कारण एडमिनिस्ट्रेशन में भी काफ़ी डिले आता था, काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को इससे काफ़ी नुकसान हो रहा था। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के काउंसिल के भी बीच में काफ़ी क्लैश आ जाता था, क्योंकि वहाँ भी पावर्स को क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। काउंसिल को यह पावर दे दिया गया कि आप कानून बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दे दिया गया कि आप निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं किया गया कि सुप्रीम कोर्ट किन बातों पर निर्णय ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट कभी कभी काउंसिल के बनाए गए कानून को ही रद्द कर देता था कि ये तो कानून ही गलत है। तो ये एक क्लैश का पॉइंट हो गया था, एंड दैट वाज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट रीजन। नाउ द फोर्थ रीजन, नीड टू सेपरेट पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस। आप सब ये जानते हैं कि 1765 के बाद कंपनी एक ट्रेडिंग बॉडी तो थी ही, लेकिन साथ साथ अब वो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाली बॉडी हो गई थी। उसका सुप्रीम कोर्ट होने लगा था, अब वो डिसीजन देने लगी थी, जुडिशियरी भी उनके पास आ गई थी, एग्जीक्यूटिव आ गई थी उनके पास, यानी कि अब उन्हें गवर्नमेंट का भी वर्क करना था, पॉलिटिकल वर्क भी करना था और ट्रेड का भी काम करना था। ये डुअल सिस्टम कन्फ्यूजन को क्रिएट कर देता है और कंपनी धीरे धीरे करप्शन में डूबती ही चली जाती है, बिकॉज एक तरफ ट्रेड का कुछ बेनिफिट आ रहा है, ट्रेड का कुछ प्रॉफिट आ रहा है और एक तरफ वो रेवेन्यू भी कलेक्ट कर रही है। तो एक ही बॉडी ये दो काम करे, सो यू कैन से कि कंपनी वाज ओवरबर्डेंड। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि कंपनी के पॉलिटिकल कंट्रोल और कमर्शियल मैनेजमेंट को अलग अलग कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए। एंड द फिफ्थ मेजर रीजन वाज ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रेशर। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन था। आप इसको ऐसे समझो कि 17th और 18th सेंचुरी के ब्रिटेन के लिए इंडिया एक काफ़ी धनी देश, काफ़ी रिच कंट्री था। ब्रिटेन का कोई भी सिटीजन इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर के पोस्ट पर अपॉइंट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात होती थी। आज के टाइम से आप कंपेयर करो तो आप कुछ ऐसे समझ लो कि आज एक मिडिल क्लास इंडियन जाकर अगर गूगल में सीईओ बन जाता है, सुंदर पिचई बन जाता है, तो इंडियंस उसको किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं। कुछ उसी तरह का माहौल था ब्रिटेन में कि ब्रिटेन का सिटीजन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई ऑफिसर आके बन गया इंडिया में, तो उतनी खुशी ब्रिटिशर्स को होती थी। दैट वाज वन साइड ऑफ द कॉइन। द अदर साइड ऑफ द कॉइन इज कि जब भी कोई ऑफिसर इंडिया आया, वो यहाँ अपना जॉब किया, वापस जब ब्रिटेन जाता था तो वो इतना इनॉर्मस वेल्थ लेकर जाता था कि वो वहाँ पॉलिटी या फिर पावर कुछ भी खरीदने में सक्षम होता था। जो भी वहाँ एमपी होते थे वो सब उससे चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा जलते थे। उसी चिढ़, उसी जेलसी के कारण ब्रिटिश पार्लियामेंट में जितने भी एमपी थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर प्रेशर बना रहे थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन को कम करने के प्रोविजंस बनाए जाए। और उसी ऑर्डर में ब्रिटेन के तब के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट द यंगर ने 1784 का एक्ट लाया, जिसका एक ऑब्जेक्टिव था, एक ही लक्ष्य था, टू ब्रिंग इंडियन अफेयर्स अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को लाने का एक ही पर्पज़ था कि इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स, ट्रेड अफेयर्स, इंडिया के जो भी अफेयर्स हैं वे ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर आ जाएं। और इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट के सारे प्रोविजंस लाए गए थे। सबसे पहला प्रोविज़न ये था कि कंपनी की जो भी इंडियन टेरिटरी थी उसे अब ब्रिटिश पोजेसन इन इंडिया कहा जाने लगा। यानी 1784 से पहले कंपनी की टेरिटरी थी, लेकिन अब उसे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा जाएगा। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं एग्जाम में। कई बार ये पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडियन टेरिटरी को कब पहली बार ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया, तो इसका आंसर होगा 1784, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। तो आप समझ सकते हैं कि कितना डेस्परेट था ब्रिटिश, क्योंकि 1783 में अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस खत्म हुआ था, जिसमें ब्रिटिशर्स हार गए थे। अमेरिका की कॉलोनी उनके हाथ से निकल गई थी, इंडियन कॉलोनी भी उनके हाथ से ना निकले, इसके लिए वो कंपनी को बहुत ज़्यादा टाइट ग्रिप में ले रहे थे। और दूसरा प्रोविज़न भी आप देखें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुप्रीम अथॉरिटी इस्टेब्लिश किया गया कंपनी के इंडियन अफेयर्स पर, यानी कि कंपनी का जो भी सिविल अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स था इंडिया के लिए, वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया। और इसके लिए
एक जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोविजन लाया था पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा वो था डुअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर या फिर डबल गवर्नमेंट। और ये डबल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक्चुअली बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक ग्रुप था जिसमें 6 मेंबर्स हुआ करते थे और इसे 1784 में ही क्रिएट किया गया था। 1784 से पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता था। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते थे जिसमें से 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट से, और उन 2 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से भी एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होते थे। बाद में उसी को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कहा जाने लगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था इंडिया के सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स को सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था ब्रिटिश क्राउन को रिप्रेजेंट करना और इंडिया में पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करके रखना। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अलावा एक और बॉडी एग्जिस्ट करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये भी एक ग्रुप हुआ करता था जिसमें कई सारे मेंबर्स होते थे और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के बाद से ही एग्जिस्ट कर रहा था। और 1784 तक कंपनी के जो भी वर्क थे, चाहे वो पॉलिटिकल वर्क हो, चाहे इकोनॉमिक वर्क हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही मैनेज कर रहे थे। कंपनी में किसे कहाँ अपॉइंट करना है, किसे कहाँ ट्रांसफ़र करना है, कौन सा डिसीजन लेना है, इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट से होता था। और देखो, कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट से यानी 1600 से लेकर के 1773 तक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंटली काम करती है। वो जिसे चाहे अपॉइंट करे, जिसे चाहे ट्रांसफ़र करे, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। लेकिन 1773 के बाद रेगुलेटिंग एक्ट के अकॉर्डिंग कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एक्टिविटी की रिपोर्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास सबमिट करते थे। ये एक प्रोविजन रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में ही था। लेकिन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये क्लियर कर दिया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स केवल कंपनी के ट्रेड अफेयर्स को देखेंगे, कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी 1784 के बाद कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी तरह का पॉलिटिकल एक्टिविटी, पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लेंगे। सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपना दखल नहीं देंगे। इस बात को आप अच्छे से समझो कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क था अब वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास चला गया, यानी पॉलिटिकल कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास और इकोनॉमिक कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास। ये एक डिफरेंस आपको समझ में आनी चाहिए। और इस तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़ता चला गया। लेकिन कंपनी के भी ट्रेडिंग प्रिविलेजेस को इस एक्ट के द्वारा प्रिजर्व रखा गया। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के द्वारा इंडिया में डबल गवर्नमेंट की शुरुआत होती है और ये 1858 तक चलता है। ये काफ़ी लंबा चलता है, इसको अच्छे से समझ लो। इसलिए 1784 का ये पिट्स इंडिया एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस ऑल्सो इंश्योर्स दैट पॉलिटिकल पावर रेस्टेड विद द क्राउन वाइल कमर्शियल एक्टिविटीज रिमेन्ड विद द कंपनी। आफ्टर 1784 एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1786 में, एक्ट ऑफ 1786। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी फ्रिक्वेंटली एक्ट्स लाए जा रहे थे। एक्ट ऑफ 1786 लाने के पीछे एक ही कारण था, लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपॉइंट करने के लिए। इसके पीछे की स्टोरी को समझते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को दुनिया के सबसे अच्छे एबल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर वार स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में जाना जाता है। आज भी दुनिया के डिफेंस एकेडमी में जब वार साइंस पढ़ाई जाती है तो वहाँ लॉर्ड कॉर्नवालिस के टैक्टिक्स को जरूर पढ़ाया जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अमेरिका में नॉर्दर्न कमांड को लीड कर रहे थे ब्रिटिश की ओर से, और 1781 में उन्होंने यॉर्कटाउन में जाकर सरेंडर किया था जॉर्ज वाशिंगटन के आगे, और वो सरेंडर काफ़ी फेमस रहा है। आप उसको ऐसे समझो कि वो सरेंडर किए थे, लेकिन फिर भी जब वो वापस ब्रिटेन आए तो उनका काफ़ी वार्म वेलकम हुआ था, बिकॉज उस सरेंडर से उन्होंने कई ब्रिटिशर्स की जान बचाई थी और हॉस्टिलिटीज़ जो थी अमेरिकन और ब्रिटिश के बीच उसको एंड किया था। इस कारण से जब वो ब्रिटेन वापस आते हैं तो उनको बहुत ही अच्छा वार्म वेलकम किया जाता है, उनको प्राइज़ दिया जाता है, और 1785 में उनको नाइटहुड से ऑनर किया जाता है। एंड देन लॉर्ड कॉर्नवालिस को ये ऑफ़र किया जाता है कि आप इंडिया जाइए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनकर। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ़र कर रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, और लॉर्ड कॉर्नवालिस कहता है जी बिल्कुल, क्यों नहीं जाऊंगा, लेकिन 2 शर्तें हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 2 शर्त रखे थे कि ये 2 शर्त अगर आप मानते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर उनकी 2 शर्तें मानती है तो वो इंडिया आएंगे। 2 कंडीशंस में से पहला कंडीशन था कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के डिसीजन को
कभी भी ओवरराइड कर सकते हैं या फिर स्पेशल केसेस में ओवरराइड कर सकते हैं। काउंसिल ने जो भी डिसीजन लिया उसको पलट कर या फिर उसको बिल्कुल कैंसिल करते हुए गवर्नर जनरल कोई डिसीजन ले सकते हैं। पहला तो ये कंडीशन था। दूसरा कंडीशन ये था कि उनको कमांडर इन चीफ के रूप में भी अपॉइंट किया जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल भी होंगे और लॉर्ड कॉर्नवालिस कमांडर इन चीफ भी होंगे ब्रिटिश फोर्सेस के। पूरे इंडिया में जो ब्रिटिश फोर्सेस होंगी उनके कमांडर ऑफ चीफ होंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। और आपको इसका समझ में आएगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था। जब आप थर्ड एंग्लो मैसूर वार को पढ़ेंगे हिस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा। लेकिन ये दो प्रोविजंस उन्होंने ऐड करने की शर्त रखी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन दोनों डिमांड्स को एक्सेप्ट किया, दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और इसके लिए एक्ट ऑफ 1786 पारित किया। और इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस इंडिया आते हैं एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और यहाँ आप देख सकते हैं कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की पावर्स बहुत अधिक बढ़ी हुई थी और वे पहले ऐसे गवर्नर जनरल थे जिनके पास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कमांडर इन चीफ दोनों पोस्ट की पावर्स थे। एंड सिंस वी आर लर्निंग द इंडियन पॉलिटी तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था कॉर्नवालिस कोड। और आज के डेट में प्रेजेंट में इंडिया में जो पुलिस सिस्टम है, जो जुडिशियल सिस्टम है, उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसे कॉर्नवालिस ने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था और वो आज भी सक्सेसफुली चल रहा है। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट का भी सिस्टम लाया था, वो भी इंडिया में उस समय कुछ डिकेड्स के लिए सक्सेसफुल रहा था। आफ्टर 1786 एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है 1793 में चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ऑल ऑफ यू नो कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया था और क्वीन एलिजाबेथ ने एक चार्टर दिया था। वो एक मोनोपोली का चार्टर था कि 20 वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करेगा, ब्रिटेन का कोई भी दूसरा कंपनी इंडिया के साथ जाकर ट्रेड नहीं करेगा। दैट वाज द परमिशन विच वाज कॉल्ड चार्टर। और उस चार्टर को हर 20 ईयर्स पर रिन्यू करना होता था। आफ्टर ईच 20 ईयर्स दैट चार्टर शुड बी रिन्यूड। और उसी ऑर्डर में ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 आया था। लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस चार्टर के थ्रू कुछ और भी प्रोविजंस को लाया गया था। तो चार्टर को तो रिन्यू किया ही गया। दूसरी बात ये थी कि जो ट्रेड मोनोपोली मिली हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कि ब्रिटेन से कोई दूसरा कंपनी आकर ट्रेड नहीं कर सकता है इंडिया के साथ, इसे अनदर 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया। अभी जस्ट हमने ये जाना था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन या कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स में ब्रिटिश गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस को, उसके इंटरफेरेंस को बढ़ाया गया था और चार्टर एक्ट ऑफ 1793 उसी का एक कंटिन्यूएशन था। विच मीन्स चार्टर एक्ट ऑफ 1793 ब्रिटिश गवर्नमेंट को और अधिक पावर देता था कंपनी के पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए। इसके अलावा एक और फैक्ट मैंने आपको बताया था, 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को कुछ अधिक पावर्स दिए गए थे जिसके कारण लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस कोड और परमानेंट सेटलमेंट का प्रोविज़न भी लाया था। बट वो केवल रूल्स या रेगुलेशन थे, उसे पूरे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी या लीगल वैलिडिटी देने के लिए ये चार्टर एक्ट ऑफ 1793 पास किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट एक प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के ऊपर ग्रेटर कंट्रोल यानी अधिक नियंत्रण और अधिकार दिया गया। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिया में जितने भी ब्रिटिश टेरिटरीज थे उसके ऊपर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक सेंट्रल कंट्रोल को और अधिक मजबूत किया गया, स्ट्रेंथन किया गया। ये दोनों प्रोविज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर हम कॉर्नवालिस के अपॉइंटमेंट को ध्यान में रखकर सोचें तो। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाते समय उसकी एक डिमांड मानी गई थी कि गवर्नर जनरल अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं और इस प्रोविज़न को चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में भी इंट्रोड्यूस किया गया। विच मीन्स कि कॉर्नवालिस के बाद जितने भी गवर्नर जनरल्स आएंगे या गवर्नर्स आएंगे वे अपने काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। तो ये एक वीटो पावर सारे गवर्नर जनरल्स को दिया गया जो कॉर्नवालिस के बाद आने वाले थे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है कि कमांडर इन चीफ जो होंगे उसे गवर्नर जनरल काउंसिल का मेंबर नहीं बनाया जाएगा अनलेस स्पेशली अपॉइंटेड। अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट स्पेशली कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल के काउंसिल का मेंबर अपॉइंट करती है तो फिर वो गवर्नर जनरल काउंसिल के मेंबर रहेंगे, अदरवाइज वो डी फैक्टो मेंबर नहीं हो सकते हैं।
एक्ट प्रोवाइडेड दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वुड बी पेड फ्रॉम इंडियन रेवेन्यूज। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रोविजन किया गया। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से काम कर रहा था इंडिया में, तो उसकी सैलरी 1793 तक ब्रिटिश गवर्नमेंट पे कर रही थी। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में यह प्रोविज़न किया गया कि नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की सैलरी इंडियन रेवेन्यू से पे की जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा बर्डन था इंडियन टैक्स पेयर्स पर। तो वैसे भी वो पैसे तो ब्रिटेन ही जा रहे थे, तो वो उसे जैसे चाहे वैसे बर्बाद करे। एंड 1793 के 20 ईयर्स लेटर चार्टर एक्ट ऑफ 1813 लाया जाता है। तो हम चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के बैकग्राउंड को समझते हैं कि वैसी क्या रीजन्स और सिचुएशन थे कि इस चार्टर एक्ट को लाया गया। तो सबसे पहली बात कि प्रीवियस चार्टर्स, हम सब जानते हैं कि कंपनी को जब इस्टेब्लिश किया गया था 1600 से, उसके बाद हर 20 ईयर्स पर उसके चार्टर को रिन्यू किया जाता था, यानी कि उसके ट्रेड मोनोपोली को बार बार परमिट करता था ब्रिटिश गवर्नमेंट हर 20 ईयर्स पर। तो उस ऑर्डर में चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का आना था, बिकॉज 1793 में वो चार्टर आया था, तो 20 ईयर्स हो चुके थे 1813 में। लेकिन उसके साथ कई ऐसे प्रोविज़न डाले गए थे जो कि वो चार्टर से बिल्कुल अलग था, यानी वो परमिशन के अलावा कुछ ऐसे प्रोविजंस थे। उनके कारण को हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण था इकोनॉमिक प्रेशर्स। आप इसको ऐसे समझो कि 1806 आते आते नेपोलियन ने फ्रांस से निकलकर कई यूरोपियन कंट्रीज पर अपना कब्जा कर लिया था, और उसने अपना एक पॉलिसी लाया था, कॉन्टिनेंट पॉलिसी, जिसमें उसने अपने कब्जे के यूरोपियन कंट्रीज को ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना प्रोहिबिट कर दिया था। यानी कि ब्रिटेन के ट्रेडर्स उन यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड नहीं कर सकते थे जहां नेपोलियन ने कब्जा कर रखा था। अब इस कारण ब्रिटेन के ट्रेडर्स काफ़ी ज़्यादा डेस्परेट हो रहे थे। अब वो डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड मोनोपोली को ख़त्म करो, हम यूरोप के कई कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर नहीं सकते हैं, तो अब हमें इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए भेजो, अब हमें इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए परमिशन दो। दैट वाज द सेकेंड रीजन। थर्ड रीजन वाज कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ब्रिटेन में। दैट टाइम यूके पार्लियामेंट में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब टर्म्स पर काफ़ी डिस्कशन चल रहा था, और कुछ पार्लियामेंटेरियंस इस बात पर एम्फेसाइज करते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर काम करना चाहिए। वाई? बिकॉज इंडियन टेरिटोरी ब्रिटिश क्राउन का पार्ट है। ये उनका लॉजिक था कि इंडियन टेरिटोरी तो ब्रिटिश क्राउन का पार्ट है, और ईस्ट इंडिया कंपनी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को स्ट्रिक्टली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। दैट मीन्स और ज़्यादा स्ट्रिक्टर गवर्नेंस ईस्ट इंडिया कंपनी पर होना चाहिए, इसके लिए रिफॉर्म्स लाओ। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पर बार बार ये प्रेशर बन रहा था, तो फिर उस ऑर्डर में भी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को लाया गया था। रिलीजियस कंसर्न, 1813 से आप देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का भी अपना एक मोटिव नजर आएगा। सो दीज आर सम रीजंस एंड सिचुएशन ऑन विच द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वाज ब्रॉट। तो हम देखते हैं एक एक करके कि क्या क्या प्रोविजंस थे। तो सबसे पहला प्रोविजन था एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। मैंने कहा ना कि वहाँ के ट्रेडर्स ये प्रेशर बना रहे थे गवर्नमेंट पर कि इंडिया के साथ ट्रेड करने का उनको परमिशन मिले, बिकॉज यूरोप के साथ वो ट्रेड कर नहीं सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के इंडिया में ट्रेड करने की मोनोपोली को ख़त्म किया जाता है। हाँ, एक मोनोपोली उसको छोड़ दिया जाता है कि इंडिया के साथ टी का ट्रेड, यानी चाय का ट्रेड केवल ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी, बिकॉज दैट वाज वेरी ल्यूक्रेटिव। उस ट्रेड में काफ़ी प्रॉफिट होता था, तो वो ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली में छोड़ा गया। अदरवाइज जितने भी आइटम्स के ट्रेड थे, जितने भी गुड्स के ट्रेड थे, वो कोई भी कंपनी ब्रिटेन से आकर इंडिया के साथ कर सकती थी 1813 के बाद। इसके अलावा एक और मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी को रहने दिया गया, दैट वाज ट्रेड विथ चाइना। तो चाइना के साथ ब्रिटेन का कोई भी कंपनी आकर ट्रेड नहीं कर सकता था एक्सेप्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन। एक्सटेंशन ऑफ कंपनी रूल, तो वो तो मैंने पहले ही कहा कि चार्टर को 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था। अनदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन वाज फंड्स फॉर एजुकेशन। इस एक्ट में 1 लाख रुपए का एलोकेशन किया जाता है एनुअली, यानी कि इस एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया कि इंडियंस के एजुकेशन, लिटरेचर और साइंटिफिक लर्निंग को प्रमोट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हर साल 1 लाख रुपया खर्च करेगी। देखो, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का ये प्रोविज़न फंड्स फॉर एजुकेशन इंडिया के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फाउंडेशन था, अर्लीस्ट स्टेप भी आप कह सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से देखो कि इस प्रोविज़न के आने के बाद ही 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है, और 1823 में बॉम्बे में एल्फिंस्टन कॉलेज को इस्टेब्लिश किया जाता है।
इसके अलावा देश भर में हजारों इंग्लिश मीडियम स्कूल्स इस्टेब्लिश किए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। स्पेशली बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु एंड नॉर्थ ईस्ट में ऐसे स्कूल्स को बनाया जाता है। इसके बाद कुछ आगे हम देखें, क्योंकि देखो एजुकेशन की बात हुई है तो थोड़ा सा हम आगे भी जाकर देख लेते हैं, जिसका कहीं ना कहीं स्टार्ट आप 1813 से ही लेंगे, लेकिन आगे 1835 में आता है मकालेज मिनट। मकाले ब्रिटेन के बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट थे, बहुत बड़े थिंकर, बहुत बड़े विजनरी थे। उन्होंने इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, स्पेशली इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए अपना एक विजन डॉक्यूमेंट दिया था, जिसे हम मकाले मिनट कहते हैं। ये 1835 में आया था, जिसका एम था, जिसका एक ही ऑब्जेक्टिव था, टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियंस इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मोरल्स एंड इंटेलेक्ट। एक्चुअली मकाले इंडियंस का एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करना चाहता था जो दिखने में इंडियन हो, यानी कि ब्लैक हो दिखने में या ब्राउन हो, जो इंडियन का कलर होता है, रेशियली या जेनेटिकली तो इंडियन हो, लेकिन उसकी निष्ठा, ईमानदारी, ऑनेस्टी सब कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ हो। ये मकाले का अपना ऑब्जेक्टिव था, उसका विजन था, और कुछ हद तक वो उसमें सक्सेसफुल रहा भी था। तो आप देखेंगे कि एक जो मिडिल क्लास तैयार होता है इसके बाद, वो कुछ उसी तरह का होता है, जो पढ़ा लिखा होता है, नौकरी करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ पूरी ईमानदारी रखता है, पूरा वफादारी निभाता है। इसके बाद 1854 में वुड्स डिस्पैच आता है, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन कहते हैं, जिसमें इंग्लिश को हायर लेवल पर प्रमोट किया जाता है, लेकिन प्राइमरी लेवल पर वर्नाकुलर लैंग्वेजेज को प्रमोट किया जाता है। विच मीन्स बिहार, यूपी में अगर प्राइमरी एजुकेशन देना है तो हिंदी में देना है, आंध्र प्रदेश में देना है प्राइमरी एजुकेशन तो तेलुगु में देना है, तमिलनाडु में तमिल भाषा में देना है, लेकिन हायर लेवल पर यानी मैट्रिकुलेशन 10th स्टैंडर्ड आते आते सब कुछ इंग्लिश में कर देना है, इंग्लिश को प्रमोट करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, 1857 में यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाता है। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, इन सब यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश करना भी अपने आप में एक माइलस्टोन था। और इसके साथ साथ ब्रिटिश कुछ ऐसे सिस्टम को इस्टेब्लिश करते हैं जो आज के मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन है। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी मॉडल, डिग्री सिस्टम, स्टैंडर्डाइज्ड एग्जामिनेशंस लाइक मैट्रिकुलेशन, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, मॉडर्न करिकुलम डिज़ाइन, और इस तरह से इंडिया के मॉडर्न हायर एजुकेशन सिस्टम का बैकबोन तैयार होता है। सो ब्रिटिशर्स का इंडियन एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है, और 1813 के बाद जो ये शुरुआत होता है, तब से लेकर के ब्रिटिशर्स ने जो कुछ भी किया वो आज के एजुकेशन सिस्टम में भी आप देख सकते हैं। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले यूनिवर्सिटी मॉडल नहीं था, ये जो डिग्री होता है ग्रेजुएशन सिस्टम ये नहीं था, तो ये सब उनका किया हुआ है कि 1 क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में क्या क्या सिलेबस होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसका एक स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था, सो वी आर गिविंग क्रेडिट टू देम। इसके बाद देखो 1813 के चार्टर एक्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रोविज़न था, मिशनरी एक्टिविटीज़ अलाउड। देखो 1813 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही ऑब्जेक्टिव, एक ही लक्ष्य था, इंडिया से अधिक वेल्थ लेकर ब्रिटेन जाना, चाहे वो ट्रेड में प्रॉफिट के बहाने ले जाना, चाहे वो रिवेन्यू कलेक्ट कर ले जाना, चाहे वो करप्शन के जरिए ले जाना, लेकिन तरीका जो भी हो, लक्ष्य एक ही था कि इंडिया से वेल्थ लेकर ब्रिटेन जाना। 1813 में एक शिफ्ट आता है उनके विजन में, उनके ऑब्जेक्टिव में। अब मिशनरी एक्टिविटीज़ को अलाउ किया जाता है। क्रिश्चियन मिशनरी को, ईसाई मिशनरियों को ये परमिशन मिलता है कि वो ब्रिटेन से इंडिया आए और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करे, रिलीजियस एजुकेशन दे। तो इस तरह का परमिशन पहली बार दिया जाता है 1813 में, और इसका रिप्रिकॉशन आपको 1857 के रिवोल्ट में देखने को मिलेगा। और ब्रिटिश सरकार की ये बहुत बड़ी भूल थी चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में मिशनरी एक्टिविटीज़ को अलाउ करना। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1813 का एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न है, डिफाइंड ब्रिटिश टेरिटोरीज। देखो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ये प्रोविज़न था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो भी लैंड है इंडिया में वो सब ब्रिटिश पोजीशन है, वो सब ब्रिटिश क्राउन के अंडर आएगा। ये 1784 का प्रोविज़न था। 1813 के चार्टर एक्ट में ये प्रोविज़न किया गया कि जो भी प्रेसिडेंसीज हैं, चाहे कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी है या मद्रास प्रेसिडेंसी है, उनके पास जो भी टेरिटोरी है वहाँ वो जो भी रेगुलेशन लाते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ प्रेसिडेंसी है तो कुछ रेगुलेशन ला करके ही प्रेसिडेंसी को चलाया जाएगा, तो जो भी वो रेगुलेशन लाएंगे उसकी रिपोर्ट वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देंगे। दैट मीन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल सारे प्रेसिडेंसीज पे बढ़ जाता है। सो दिस वाज द प्रोविज़न डिफाइंड ब्रिटिश टेरिटोरीज, विच मीन्स कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का इंडियन टेरिटोरीज पर कंट्रोल को थोड़ा और स्ट्रिक्ट किया गया था। नाउ द नेक्स्ट प्रोविज़न, सेपरेट अकाउंट्स एंड स्ट्रॉन्ग सुपरविजन।
इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को अब अपना कमर्शियल अकाउंट और रेवेन्यू अकाउंट को सेपरेट करके रखना था। अब वो मिक्स करके नहीं दिखा सकती थी। उसे ट्रेड में कितना प्रॉफिट हो रहा है वो अकाउंट अलग होना चाहिए, और वो कितना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा है अलग अलग रीजन से उसका अकाउंट अलग होना चाहिए। इसके अलावा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सुपरविजरी पावर्स को भी एक्सटेंड किया गया, बढ़ाया गया। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है कि लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया लाइक जमींदार्स, मेयर्स, म्यूनिसिपल कमेटी, इस तरह से जो भी लोकल गवर्नमेंट्स थे उनको ये पावर दिया गया कि वो लोकल सिटीजन्स पर टैक्स को लेवी और कलेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स नहीं दे पाया या देने से मना किया तो ये लोकल गवर्नमेंट, ये जो ज़मींदार थे या फिर खाप पंचायत या म्यूनिसिपल कमेटी, इनको ये शक्ति थी कि जो टैक्स नहीं दे पा रहे हैं या देने से मना कर रहे हैं उनको ये पनिश कर सकें। एंड मार्क माय वर्ड्स, ये प्रोविज़न इंडिया के लिए, स्पेशली रूरल इंडिया के लिए एक नाइटमेयर प्रूव होता है। इस प्रोविज़न के कारण हर गांव में साहूकार, जमींदार और अंग्रेज़ों का एक नेक्सस तैयार होता है और रूरल पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको लूटा जाता है। आप उसको ऐसे समझो कि ये लोग उस पर टैक्स लगाते थे, उनके पास टैक्स चुकाने का पैसा अगर नहीं होता था तो वो साहूकार के पास जाते थे। साहूकार अंग्रेज़ों से लोन लेकर ग्रामीणों को बहुत ही हाई इंटरेस्ट पर लोन दे देते थे एग्रीमेंट के साथ, बट उस लोन का इंटरेस्ट रेट्स इतने अधिक होते थे कि वो रूरल इंडिविजुअल उससे वापस कर ही नहीं पाता था। तो इवेंचुअली उसे पहले फाइनेंशियली बैंकरप्ट किया जाता था, फिर उसे स्लेव बनाया जाता था और फिर उस स्लेव का ट्रेड होता था, स्लेव ट्रेड। और केवल इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड के कोने कोने में, अफ्रीका, अमेरिका, कहीं भी किसी भी कॉन्टिनेंट में आप चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, चाइना चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको इंडियन लेबर्स मिलेंगे जो एक समय इंडिया से गए थे स्लेव के फॉर्म में, अब वो वहाँ लेबर का काम कर रहे हैं, बिजनेसमैन बन गए हैं। कई कई देशों में, फिजी में, मॉरिशस में या पनामा में तो प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर तक बन चुके हैं। नॉर्थ अमेरिका के कई देशों में बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। तो उसकी शुरुआत लेकिन इसी 1813 के प्रोविज़न से हुई थी, तो आप इसे कोरिलेट कर सकते हैं। ये सब हिस्ट्री का विषय है, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ, जब बात खुली है तो थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। देखो, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा दे देने से कुछ नहीं होता है, लेकिन एक कंसेप्ट हमारा बनता है, हम मेंस आंसर राइटिंग में बहुत कुछ लिखने को तैयार हो जाते हैं। सो दीज आर सम स्किल्स यू शुड एक्नॉलेज। अब देखो, 1813 के बाद जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है वो होता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833। यहाँ हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के प्रोविजंस को डिस्कस करने से पहले इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करेंगे, उन रीजंस को डिस्कस करेंगे जिसके कारण इस एक्ट के प्रोविजंस को लाया गया था। और इसमें पहला रीजन माना जाता है राइज ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन। ऑल ऑफ अस नो कि लेट 18th सेंचुरी तक स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था और कई तरह के इंडस्ट्रीज में इसका यूज भी शुरू हो चुका था, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। 18th सेंचुरी के पहले कपड़े जहाँ भी बनते थे हाथों से बनते थे, चाहे चरखे के द्वारा बने चाहे हैंडलूम के द्वारा बने, मशीन इन्वॉल्व नहीं होता था। बट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के आने के बाद लूम्स में स्टीम इंजन लगाए जाते हैं, टेक्सटाइल प्रोडक्शन काफ़ी एक्सेलरेट कर जाता है, काफ़ी फास्ट हो जाता है, और ऐसे कई सारे इंडस्ट्रीज ब्रिटेन के कैपिटल लंदन में लगाए जाते हैं, और इसका रिजल्ट काफ़ी हिस्टोरिकल और काफ़ी रिवोल्यूशनरी होता है। इन इंडस्ट्रीज में काफ़ी कम लोगों के द्वारा काफ़ी कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार किया जाता है, और इससे ब्रिटेन को ये दिखता है कि इसमें भी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अब तक यानी कि 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन का एक ही काम था, दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना, उसमें प्रॉफिट कमाना, या फिर दूसरे देशों से रेवेन्यू कलेक्ट कर लाकर अपने ट्रेजरी को भरना। यानी ब्रिटेन अब तक मर्केंटलिज्म को फॉलो कर रहा था, लेकिन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण वो वेल्थ कलेक्टर से वेल्थ जनरेटर बनने जा रहा था। 18th सेंचुरी तक ब्रिटेन का अपना लिमिटेशंस था, अपनी मजबूरियां थी। ब्रिटेन कोई भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता था, वो या तो दूसरे से प्रोड्यूस खरीदता था, दूसरे का तैयार माल खरीदता था, या फिर ट्रेडिंग करता था, दूसरे का माल खरीदकर फिर किसी तीसरे को बेचना, यही उसका काम था। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उनमें पहली बार यह एबिलिटी आई थी कि वो गुड्स का प्रोडक्शन कर सकें और दूसरे कंट्रीज को बेच सकें। कम पॉपुलेशन में भी ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन, कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन, कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का प्रोडक्शन, ये सच में ब्रिटेन के लिए काफ़ी बड़ा रिवॉल्यूशन था। लेकिन इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल्स भी चाहिए, और जो भी प्रोडक्ट तैयार हो उसके लिए एक मार्केट भी चाहिए जहां वो प्रोडक्ट बिकेंगे। तो इन दोनों ज़रूरतों के लिए ब्रिटेन ने इंडिया को यूज किया।
इंडिया के एबंडेंट रिसोर्सेस और वास्ट पॉपुलेशन, ये दोनों उनके लिए काफ़ी काम आया। इंडिया के कॉटन, इंडिया के कोल, स्टील, टिम्बर, सब कुछ इंडिया से ब्रिटेन जाता था और वो इंडस्ट्री में लगता था, और वहाँ से जो भी प्रोडक्ट तैयार होता था, जो भी गुड्स होता था, वो वापस इंडिया आता था और इंडिया में बिकता था। और इस तरह से ब्रिटेन में आए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का केवल ब्रिटेन पर ही नहीं, इंडिया पर भी काफ़ी बड़ा इफेक्ट था। इसके अलावा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कई सारे प्रोविजंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से इन्फ्लुएंस्ड थे। इसके बाद दूसरा बड़ा रीजन है इन्फ्लुएंस ऑफ एडम स्मिथ एंड क्लासिकल इकोनॉमिस्ट्स। अर्ली 19th सेंचुरी में ब्रिटेन में कई सारे इकोनॉमिस्ट काफ़ी पॉपुलर होने लगे थे, जिसमें एडम स्मिथ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप सबको पता होना चाहिए कि एडम स्मिथ को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का फादर भी कहा जाता है। उनका एक बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, जो 1776 में पब्लिश हुआ था, लेकिन आज के इकोनॉमिक स्टडी में भी काफ़ी रिलेवेंस रखता है। एडम स्मिथ के अलावा डेविड रिकार्डो, जेम्स मिल, कुछ ऐसे इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने फ्री ट्रेड के प्रिंसिपल को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। उन लोगों का मानना था कि मोनोपोली चाहे किसी भी तरह का हो, चाहे वो गवर्नमेंट मोनोपोली रखे या गवर्नमेंट किसी कंपनी को दे दे, चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे किसी कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मोनोपोली दे रखा था कि इंडिया से केवल आप ही ट्रेड कर सकते हैं, चाइना से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड करेगा। तो स्मिथ का कहना था कि मोनोपोली चाहे जैसा भी हो, मोनोपोली बुरा है, कंट्री के लिए बहुत बुरा है। मोनोपोली प्राइसेस को डिस्टॉर्ट करता है, कंपटीशन को रेस्ट्रिक्ट करता है और कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा हार्म पहुंचाता है। इसके साथ साथ एंटरप्रेन्योर्स को भी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करता है। इसलिए मोनोपोली तो होना ही नहीं चाहिए। और वो समय भी कुछ ऐसा था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा था, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा था। तो ब्रिटेन को मार्केट भी चाहिए, एकदम ओपन मार्केट, फ्री मार्केट, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को वो बेच पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल्स को वो खरीद पाए। इसलिए वो इस तरह के प्रिंसिपल्स, आइडियाज़ को बहुत ज़्यादा लाइक भी करते हैं, और उसका इन्फ्लुएंस हमें चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के प्रोविजंस में देखने को मिलेगा। नाउ द थर्ड मेजर रीजन, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स इन इंडिया। देखो, अर्ली 19th सेंचुरी तक ब्रिटिशर्स ने मैसूर और मराठा को हराकर अपने टेरिटरी को काफ़ी एक्सपेंड कर लिया था, लेकिन अब उन्हें एक सिंगल सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। स्पेशली एंग्लो मराठा वार में ये देखा जाता है कि प्रेसिडेंसीज के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी के बीच में काफ़ी कन्फ्लिक्ट आ गया था। लॉज एंड लेजिस्लेशन को भी लेकर काफ़ी एम्बिग्विटी थी। एंड फॉर दैट रीजन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी ये एज्यूम कर लिया था कि अलग अलग प्रेसिडेंसीज के द्वारा इंडिया के इतने वास्ट टेरिटरी को कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी का लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यही प्रोविज़न 1833 में लाया भी जाता है। और फोर्थ रीजन माना जाता है इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस ऑफ स्कॉलर्स एंड फिलोसोफर्स लाइक जेम्स मिल, बेंथम एंड मैकाले। आप इसको ऐसे समझो कि जेम्स मिल, जिन्होंने एक बुक लिखा है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उनका ये मानना था कि इंडियंस आर बैकवर्ड एंड दे नीड स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस अंडर ब्रिटिश अथॉरिटी। ये उनका मानना था। बेंथम का कहना था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, जिसके लिए उनका कहना था कि एक लॉ लाओ, पूरे इंडिया पर लगाओ और पूरे इंडिया को रूल करो। और तीसरे फिगर थे मकाले। मकाले का मानना था कि इंडिया में एक मॉडर्न लीगल सिस्टम इस्टेब्लिश होना चाहिए, वहाँ एक कोडिफाइड लॉज होना चाहिए और सेंट्रलाइज्ड लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए। मकाले अपने विजन और प्रिंसिपल में इतना स्ट्रांग थे कि इनके विचारों को केवल माना ही नहीं गया, बल्कि इंडिया के लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर भी ये बने। और इनका काफ़ी बड़ा योगदान है इंडिया में जो इंडियन पीनल कोड या फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो इंडिया में चल रहा था कई वर्षों से, जिसे प्रेजेंट में बदलकर भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता बना दिया गया है। तो उसमें मकाले का काफ़ी इम्पोर्टेंट योगदान रहा है अर्ली फेज में। और इन सब की शुरुआत चार्टर एक्ट ऑफ 1833 से ही होती है। अब आइए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन माना जाता है एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली। देखो, 1600 से लेकर के 1800 तक, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन से लेकर के 1800 तक, जब भी उसे चार्टर दिया जाता था, हर 20 ईयर्स पर उसे चार्टर दिया जाता था, तो उसे चार्टर के रूप में ये मोनोपोली दिया जाता था कि आप अगले 20 ईयर्स तक ट्रेड कर सकते हैं। बट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी भी तरह के ट्रेडिंग राइट को खत्म कर दिया जाता है।
कंपनी अब टी ट्रेड भी नहीं कर सकता था, चाय का व्यापार भी नहीं कर सकता था, चाइना के भी साथ ट्रेड नहीं कर सकता था। 1833 को एक शिफ्ट माना जाता है, एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, क्योंकि 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक कमर्शियल बॉडी नहीं बल्कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनकर रह जाती है। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन माना जाता है 1833 के चार्टर का। दूसरा प्रोविजन इसमें है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जैसा कि हमने बैकग्राउंड और रीजन्स में डिस्कस किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये काफ़ी फील होने लगा था कि इंडिया में अगर एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो वहाँ एक सेंट्रलाइज्ड लीगल सिस्टम और सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी होना चाहिए। और इसी को देखते हुए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पोस्ट को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में प्रमोट कर दिया गया, यानी कि 1833 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता था। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को इंडियन ब्रिटिश टेरिटोरीज के सारे अधिकार दे दिए गए थे, चाहे वो सिविल हो, मिलिट्री कंट्रोल हो या फिर रेवेन्यू अफेयर्स हो। सारे डिसीजन मेकिंग पावर्स अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास दे दिए गए थे। प्रेसिडेंसीज को भी पावर्स दी गई थी, लेकिन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को काफ़ी अधिक शक्तियाँ थी। तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन था कोडिफिकेशन ऑफ लॉज। हमने जस्ट लॉर्ड मकाले और उसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया था। लॉर्ड मकाले काफ़ी इन्फ्लुएंशियल थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, और यही कारण था कि इस एक्ट में एक प्रोविजन किया जाता है, इंडियन लॉ कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, लेड बाय लॉर्ड मकाले। उनका काम था कोडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉज और स्ट्रक्चर्ड लीगल फ्रेमवर्क को इस्टेब्लिश करना। ये दो इंपॉर्टेंट वर्क थे इस कमीशन के, और इस कमीशन ने अपना काम किया भी। 1833 के इस इनिशिएटिव का रिजल्ट आता है 1860-1861 में, जब आईपीसी और सीआरपीसी बनके तैयार होता है। एंड मार्क माय वर्ड्स, आईपीसी एंड सीआरपीसी ये दोनों लॉ बुक्स इंडियन लीगल सिस्टम के फाउंडेशन माने जाते हैं। 1860 से लेकर प्रेजेंट तक इन दोनों लॉ बुक्स का इंडियन लीगल सिस्टम में अपना रिलेवेंस है। आज बीएनएसएस और बीएनएस ऑपरेट होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं आईपीसी और सीआरपीसी पर ही बेस्ड हैं। सो दिस वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू आवर प्रेजेंट इंडियन पॉलिटी। और फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। इस प्रोविजन के अंडर कई सारे प्रोविजन है। पहली तो ये बात है इसमें कि इंडियंस को उनके मेरिट के बेसिस पर गवर्नमेंट सर्विसेज में इंक्लूड किया जाए। और दूसरी बात कि इंडियंस के बीच में उनके नस्ल यानी रेस, रिलीजन या कास्ट को लेकर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। और तीसरी बात थी कि एक इंक्लूसिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें ब्रिटिश सिटीजन और इंडियन सिटीजन मिलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेंगे। ये प्रोविजन तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इस प्रोविजन को रियल ग्राउंड पर कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट में कई सारे पार्लियामेंटेरियंस थे जो इस प्रोविजन के अगेंस्ट थे। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था लेजिस्लेटिव पावर्स। बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज के लेजिस्लेटिव पावर को एबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, और एक सेंट्रल लेजिस्लेचर को क्रिएट किया जाता है, जिसमें गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक फोर्थ मेंबर ऐड किया जाता है। ए न्यू फोर्थ लॉ मेंबर होते हैं वो, और मकाले इसमें फर्स्ट लॉ मेंबर बनते हैं। देखो 1833 के पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो भी मेंबर होते थे, उनके पास सिविल या मिलिट्री या फिर रेवेन्यू का नॉलेज होता था। ऐसा कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं था कि इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई लॉ का एक्सपर्ट ही होगा, लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट में इस बात को मेंशन किया गया कि जो फोर्थ मेंबर होगा वो लॉ का एक्सपर्ट होगा। एंड फॉर दिस रीजन मकाले वाज अपॉइंटेड एज द लॉ मेंबर। और लॉ मेंबर को ये पावर दिया गया था कि वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपना प्रपोजल रख सकते हैं, मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं लेजिस्लेटिव मैटर पर, और लेजिस्लेटिव मैटर पर वो वोट दे सकते हैं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को अपना सजेशन दे सकते हैं। इसके अलावा सिविल, रेवेन्यू या फिर मिलिट्री मैटर्स में वो ना तो प्रेजेंट हो सकते थे मीटिंग में, ना ही उनके पास कोई वोटिंग राइट थी। तो इस तरह से 1833 का चार्टर एक्ट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंडियन हिस्ट्री में सेंट्रलाइजेशन को लेकर इतना बड़ा इनिशिएटिव पहली बार लिया गया था। इससे पहले मुगलों ने भी किया था, या फिर एंशिएंट इंडिया में भी कई सारे किंग्स ने किए थे, लेकिन वहाँ क्या होता था कि हर राज्य में, हर सूबे में एक सूबेदार होता था, या फिर एक गवर्नर, या फिर आप सामंत जो कह लो, वो हुआ करता था, और वो अपने एरिया को अपने हिसाब से चलाता था। लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का ये कहना था कि एक कोडिफाइड लॉज हो और पूरे के पूरे इंडियन टेरिटोरी में एक तरह से लगे, वो एक तरह से पूरा इंडिया चले। ये पहली बार हुआ था इंडिया में। सो दिस वाज अ बिग स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन।
एंड सिंस इस एक्ट का ही एक प्रोविजन था कि कंपनी के अथॉरिटी को इंडिया में 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया गया था, तो 20 ईयर्स लेटर यानी 1853 में चार्टर एक्ट ऑफ 1853 लाया जाता है। उसके भी प्रोविजंस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर लेते हैं हर बार की तरह। तो देखो, सबसे पहला जो यहाँ बैकग्राउंड, सबसे पहला रीजन हम देखेंगे वो है ओवरबर्डेंड गवर्नर जनरल्स काउंसिल। देखो, 1833 के चार्टर एक्ट में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक 4th मेंबर का पोस्ट को क्रिएट किया गया था, जिसे लॉ मेंबर कहा जाता था, और मकाले को फर्स्ट लॉ मेंबर के रूप में अपॉइंट भी किया गया था। और वहीं से सारा कंफ्यूजन शुरू होता है, बिकॉज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अपने आप को इंडिया का सुप्रीम अथॉरिटी समझता था, लेकिन लॉ मेंबर अपने आप को लेजिस्लेटिव पावर का हेड समझता था। तो वहीं पर कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर्स आता है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है कि वो कन्फ्यूजन, वो एम्बिग्युइटी को दूर किया जाए, और इसके लिए चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कुछ प्रोविजंस किए जाते हैं। सो हम आगे देखेंगे, यहाँ हम बैकग्राउंड को डिस्कस कर रहे हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीजन है क्रिटिसिज्म ऑफ कंपनीज पैट्रोनेज सिस्टम। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने किसी भी इंपॉर्टेंट ऑफिस में जिस प्रकार से लोगों को अपॉइंट करती थी, उसको लेकर पूरे ब्रिटेन में क्रिटिसिज्म हो रहा था। करप्शन और नेपोटिज्म अपने चरम पर था, चाहे वो आम ब्रिटिश सिटीजन हो या फिर ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन। सबका एक ही डिमांड था कि एक ओपन कंपटीशन हो, जिससे केवल मेरिट वाले लोगों का सिलेक्शन हो और उनको इम्पोर्टेंट ऑफिसेस पर अपॉइंट किया जाए। इस तरह से एक प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी तैयार हो पाएगा। तो ये उस समय के लोगों का, ब्रिटिश सिटीजन्स का, ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस का डिमांड था, और उसके कारण चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में कुछ प्रोविजंस भी लाए जाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है वीकनेसेस ऑफ द 1833 स्ट्रक्चर। 1833 के चार्टर एक्ट में एडमिनिस्ट्रेशन को इतना सेंट्रलाइज्ड कर दिया गया था कि प्रोविंसेस का कोई रिप्रेजेंटेशन ही नहीं था, या फिर किसी भी तरह का डिबेट का कोई स्कोप ही नहीं था। तो एक मांग उठ रही थी कि प्रोविंसेस को भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। एंड द फोर्थ इंपॉर्टेंट रीजन वाज द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 एंड राइज ऑफ लिबरल पॉलिटिक्स इन ब्रिटेन। 1832 में रिफॉर्म एक्ट पास होता है, और उसके बाद से ब्रिटेन में लिबरल पॉलिटिक्स में काफ़ी राइज देखा जाता है। लिबरल पॉलिटिशियंस का यह मानना था कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन हो कहीं भी, वो डिबेट बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जिनके ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है उनका कोई से ही ना हो। और दूसरा उनका प्रिंसिपल था कि जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो कंसल्टेटिव होना चाहिए, वो ऑथोरिटेरियन नहीं होना चाहिए, वो ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। तो ये वो समय था जब ब्रिटेन लिबर्टी की ओर मूव कर रहा था। दैट्स वाई चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के कुछ प्रोविजंस में आप पाएंगे कि इन सब विचारों का काफी इन्फ्लुएंस है। सो एक एक करके हम सारे प्रोविजंस को देखना शुरू करते हैं। और सबसे पहला प्रोविजन जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है नो फर्दर एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज चार्टर। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को चार्टर कहना भी एक आयरनी है। इस प्रोविजन को समझने के बाद आपको ये पता चलेगा। देखो, 1600 से लेकर 1833 तक जब भी चार्टर दिया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो उसके अथॉरिटी को 20 ईयर्स के लिए एक्सटेंड करने के लिए होता था। लेकिन ये अकेला एक ऐसा चार्टर था जिसमें किसी भी तरह का एक्सटेंशन नहीं दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ना ही कमर्शियल रोल के लिए, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव रूल के लिए। विच मीन्स इंडिया में कंपनी की पॉलिटिकल अथॉरिटी की आगे अब कोई गारंटी नहीं थी। इसे कभी भी टर्मिनेट किया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था। तो ये अपने आप में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न माना जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 का, कि नाम के लिए चार्टर है लेकिन कंपनी को कुछ भी नहीं दिया गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एक्सपेंशन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल। गवर्नर जनरल की परिषद का विस्तार। अभी जस्ट 1833 के प्रोविजन में हमने ये देखा था कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था जिसमें 4 मेंबर्स होते थे, और 4th मेंबर को लॉ मेंबर कहा जाता था, जिसका काम था लेजिस्लेटिव वर्क करना। 1853 के चार्टर एक्ट में इस नंबर को और एक्सपैंड किया जाता है। अब एक लॉ मेंबर नहीं बल्कि 6 लॉ मेंबर्स होंगे, या यूं कह लो कि गवर्नर जनरल के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 6 मेंबर का एक अलग ही विंग बना दिया गया, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाने लगा। और माना जाता है कि ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ब्रिटिश इंडिया का पहला स्ट्रक्चर्ड लॉ मेकिंग बॉडी था। ये एक मिनी पार्लियामेंट की तरह वर्क करता था, जिसमें किसी भी बिल्स को प्रपोज किया जाता था, उस पर डिस्कशन होता था, डिबेट होता था, फिर वोट होता था और लॉज बनाए जाते थे। मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रोविंसेस के गवर्नमेंट्स के द्वारा 4 लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता था और 2 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता था।
तो ये था सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। तो देखो, गवर्नर जनरल का काउंसिल तो एक ही था, लेकिन उसमें एग्जीक्यूटिव वर्क अलग विंग के द्वारा होने लगा था और लेजिस्लेटिव वर्क अलग विंग के द्वारा होने लगा था। तो यहाँ एक्सपेंशन भी हुआ था गवर्नर जनरल के काउंसिल का और सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी हुआ था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस फॉर सिविल सर्विसेज। ये पर्सनली आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, 1853 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरह का अपॉइंटमेंट या रिक्रूटमेंट करती थी, खासकर किसी बड़े पोस्ट के लिए, तो उसे एक्सट्रीम नेपोटिज्म और करप्शन के कारण काफ़ी क्रिटिसाइज किया जाता था। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 ने ये प्रोविज़न लाया कि किसी भी तरह का नॉमिनेशन, पैट्रोनेज, रिकमेंडेशन, पैरवी कुछ भी नहीं चलेगा। ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा, जिसमें मेरिट होगा, उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पास करेगा और तब जाकर के वो किसी इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए अपॉइंट होगा। तो ये ओल्ड सिस्टम ऑफ नॉमिनेशन को एंड करता है और एक मॉडर्न मेरिट बेस्ड सिविल सर्विसेज की शुरुआत यहाँ से होती है। ये अपॉर्चुनिटी केवल ब्रिटिश सिटीजन्स के लिए ही नहीं था, बल्कि इंडियन सिटीजन्स भी इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए एलिजिबल थे। ऑल्दो इस एग्जाम में किसी इंडियन सिटीजन का पास होना नियर टू इम्पॉसिबल था, बिकॉज मीडियम इंग्लिश था और एग्जाम लंदन में होता था। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे इंडियंस थे लाइक सत्येंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिहारी लाल गुप्ता, श्रीपद बाबाजी ठाकुर और कई ऐसे इंडियंस थे जिन्होंने 19th सेंचुरी में इस एग्जामिनेशन को क्रैक किया था और सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन भी हुआ था। और इस ओपन कंपटीशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी मकाले कमेटी को। मकाले कमेटी को 1854 में इस्टेब्लिश किया गया था और इस कमेटी ने अपना काम भी अच्छे से किया। 1854 में मकाले ने जिस इंडियन सिविल सर्विसेज सिस्टम की नींव डाली थी वो आज भी इंडिया का आयरन गेट कहा जाता है। सो दिस इज अ बिग एविडेंस कि मकाले ने अपना काम बहुत अच्छे से किया था। ये सारे प्रोविजंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन माना जाता है। इन प्रोविजंस का रिलेवेंस आज भी आप इंडिया के जुडिशियरी में, इंडिया के गवर्निंग सिस्टम में देख सकते हैं। सो दिस वाज अ माइलस्टोन, दिस वाज अ लैंडमार्क। और चार्टर एक्ट ऑफ 1853 वाज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट। 1793 से शुरू हुआ था चार्टर एक्ट का ये सिलसिला और 1853 में आकर खत्म हो जाता है। 1853 के बाद किसी भी तरह का चार्टर एक्ट नहीं आता है। और 1853 के बाद एक काफी इंपॉर्टेंट घटना होता है 1857 में, रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह, और अधिकांश भारतीय इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। ये एक आर्म्ड स्ट्रगल था जिसमें एक ओर ब्रिटिशर्स थे और दूसरी ओर थे इंडियन सोल्जर्स विद सम इंडियन किंग्स, और उसके सपोर्ट में थे इंडियन फार्मर्स, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन बिजनेसमैन और कुछ कॉमन इंडियन सिटीजन्स। ऑल्दो ब्रिटिशर्स इस रिवोल्ट को रूथलेसली क्रश करने में सक्सेसफुल रहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें भी एक हेवी प्राइस चुकानी पड़ती है। ड्यूरिंग द रिवोल्ट कई सारे ब्रिटिश सोल्जर्स और ब्रिटिश ऑफिसर्स मारे जाते हैं। एक बहुत बड़ा वेल्थ, बहुत बड़ा रिसोर्स जो वो इंडिया से ब्रिटेन वापस लेकर जाने वाले थे, वो यहाँ वार में खर्च हो जाता है। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी भी डिफंक्ट हो जाता है, उसे शासन से बिल्कुल बाहर कर दिया जाता है और गुड गवर्नेंस का एक्ट लाया जाता है ब्रिटिशर्स की ओर से। इस रिवोल्ट के बाद कई सारे प्रोविजंस लाए जाते हैं, कई सारे रिफॉर्म्स लाए जाते हैं और उसी का नतीजा होता है कि आफ्टर 90 ईयर्स 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलता है। और इस रिवोल्ट के कॉजेज, लीडर्स, बैटल डिटेल्स, ये सब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हमने कर लिया है। यहाँ हम इंडियन पॉलिटी में इस वार के डिटेल में नहीं जाएंगे। इस वार के कारण इंडियन पॉलिटी में या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या इन्फ्लुएंस आता है वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वार का यही इफेक्ट है कि इस वार के कारण 1858 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, और इस एक्ट के जरिए अंग्रेजों ने अपने दो पर्पस सर्व किए थे। पहला, रेबेल्स के डिमांड को पार्शियली मानकर रिवोल्ट को सप्रेस किया, और दूसरा पर्पस था ब्रिटिश इंडियन टेरिटोरीज में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल को स्ट्रेंथन करना। ये दो पर्पस को सर्व करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को पास किया था। नाउ लेट्स डिस्कस ऑल द प्रोविजंस वन बाय वन। एक एक कर हम इसके सारे प्रोविजंस को देखते हैं जो भी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। इस एक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोविजन था एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। आप सबको पता है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल एक्टिविटीज को बंद कर दिया गया था।
विच मीन्स 1833 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह अपना टास्क परफॉर्म कर रही थी, लेकिन 1858 में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी को भी खत्म कर दिया जाता है। और दूसरा प्रोविजन, ट्रांसफर ऑफ पावर टू द ब्रिटिश क्राउन। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी उसे अब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट पावर आ जाता है इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन का और इंडिया के लेजिस्लेशन का। और ब्रिटिश गवर्नमेंट के इसी कंट्रोल या पावर को शो करने के लिए एक और प्रोविज़न लाया जाता है, गवर्नर जनरल टू बी कॉल्ड वाइसराय। 1833 से 1858 तक ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज का सुप्रीम अथॉरिटी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के अंडर हुआ करता था, लेकिन 1858 में इस पोस्ट का नाम बदलकर वाइसरॉय ऑफ इंडिया कर दिया गया। और अब वाइसरॉय ब्रिटिश क्राउन के एक रिप्रेजेंटेटिव मात्र रह गए थे, यानी कि ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश किंग के एक रिप्रेजेंटेटिव। फॉर एग्जांपल आप समझो, जब मुगल बादशाह दिल्ली में बैठता था या आगरा में बैठता था तो उसके नवाब बंगाल में, अवध में, उड़ीसा में बैठा करते थे। तो उसी तरह से आप समझो बादशाह के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको नवाब कहते थे, उसी तरह ब्रिटिश क्वीन या ब्रिटिश किंग के रिप्रेजेंटेटिव को इंडिया में वाइसरॉय कहा जाने लगा। सो दिस वाज द रियलिटी ऑफ दिस प्रोविजन। नाउ द नेक्स्ट प्रोविजन, एबोलिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ऑल ऑफ यू नो कि कंपनी के दो इंपॉर्टेंट बॉडी थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसका काम था एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को परफॉर्म करना, और दूसरा इंपॉर्टेंट बॉडी था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जिसका काम था कमर्शियल अफेयर्स को देखना। लेकिन इसके अलावा कंपनी का जो भी इंपॉर्टेंट पोस्ट होता था उसकी रिक्रूटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही द्वारा होती थी। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा कंपनी के सारे अथॉरिटी को खत्म कर दिया गया था। कंपनी के पास ना तो अब ट्रेडिंग मोनोपोली थी, ना ही एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी थी। तो ये दोनों बॉडी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के होने का कोई अब मतलब भी नहीं था, तो इन दोनों बॉडीज को एबोलिश कर दिया जाता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, क्रिएशन ऑफ ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो एक नया ऑफिस, एक नया पोस्ट को क्रिएट किया जाता है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। बेसिकली ये एक ब्रिटिश कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे जिन्हें लंदन में बैठकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना था। इसके अलावा होल ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, जिसमें अडेन, बर्मा, पर्शियन गल्फ रेसिडेंसी के कुछ टेरिटोरीज भी इंक्लूडेड थे, ये पूरा टेरिटोरी का टोटल गवर्नेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसी ऑफिस को दी जाती है 1858 से। और ये ऑफिस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वाइसराय ऑफ इंडिया भी इनको रिपोर्ट करते थे, इनसे कंसल्ट करके ही वो इंडिया में कुछ कर सकते थे। सो दिस पोस्ट वाज वेरी पावरफुल। और काउंसिल ऑफ इंडिया को भी इस्टेब्लिश किया जाता है जिसमें 15 मेंबर्स होते हैं और इनका काम होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करना। तो इस तरह से 1858 के प्रोविजंस को आप देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का जो पोस्ट है ये 1947 तक चलता है, 1858 से 1947 तक, यानी ऑलमोस्ट 90 ईयर्स तक ये पोस्ट चलता है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इंडियन प्रिंसेस एंड चीफ्स गारंटेड प्रोटेक्शन। देखो ब्रिटिशर्स ये समझ चुके थे कि 1857 के रिवोल्ट का बहुत बड़ा कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडियरी अलायंस। इसलिए 1858 के इस एक्ट के द्वारा इंडियन प्रिंसेस को, चीफ्स को यानी राजकुमारों को, सामंतों, जमींदारों को प्रोटेक्शन गारंटी की जाती है अंग्रेजों के द्वारा, ताकि इस तरह का कोई रिवोल्ट दोबारा ना हो। जो भी भारत के राजा थे या फिर जो भी राजकुमार थे, जमींदार थे, उनके अधिकारों को मान्यता देते हुए, रिकॉग्नाइज करते हुए उनके सारे राइट्स को, उनके राज्यों को अनेक्स ना करने का भी प्रॉमिस किया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉलिसी है, एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है, इक्वल ट्रीटमेंट पॉलिसी। ब्रिटिश क्राउन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया था कि इंडिया में चाहे वो इंडियन सिटीजन हो चाहे वो यूरोपियन हो, लॉ सबको इक्वली ट्रीट करेगा। देखो एक्चुअल ग्राउंड्स पर तो ये पॉलिसी कभी भी इन्फोर्स नहीं किया जा सका, लेकिन ये एक बहुत बड़ा फाउंडेशन बनता है हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए। हमारे मैक्सिमम फ्रीडम फाइटर्स लाइक महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, वे सब लॉयर्स थे यानी कि वकील थे। और जब भी वे कोर्ट में जाते थे अपनी जिरह करने के लिए, अपना डिस्कशन करने के लिए, तो उनका जो सबसे बड़ा पॉइंट होता था वो यही होता था कि यू हैव प्रोमिस्ड अस इक्वल ट्रीटमेंट पॉलिसी। यूरोपियन हो चाहे इंडियन हो, सबको आप इक्वली ट्रीट करेंगे। जब महात्मा गांधी को साउथ अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है यह कहकर कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड टू सिट इन द फर्स्ट क्लास,
तो उस समय भी महात्मा गांधी अकेले प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, स्टेशन मास्टर के पास जाते हैं, रेलवे का मैनुअल निकलवाते हैं और वहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट पॉलिसी की बात वो स्टेशन मास्टर को दिखाते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग वो सेकेंड क्लास डब्बे पर चढ़कर फिर आते हैं। तो इस तरह से आप समझो कि ये जो इक्वल ट्रीटमेंट पॉलिसी का प्रोविज़न था, ये हमारे फ्रीडम फाइटर्स के लिए बहुत बड़ा वेपन प्रूव होता है आगे चलकर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोविज़न था, रिलीजियस इंटरफेरेंस प्रोहिबिटेड। अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक और सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया था। देखो 1830s और 1840s में ईश्वरचंद विद्यासागर, राजा राम मोहन राय जैसे सोशल रिफॉर्मर्स हुए और उन्होंने अंग्रेजों को प्रेशराइज किया और कई सारे रिफॉर्म्स लाए। लाइक सती प्रथा को एबोलिश किया गया, सती प्रथा का अंत किया गया, विधवा पुनर्विवाह को शुरू किया गया, महिला शिक्षा को शुरू किया गया। तो इससे जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और इसके बाद जो वो चर्बी वाला कांड हो गया था कारतूस में, गाय और सुगर की चर्बी वाली अफवाह थी या फिर सच्चाई थी जो भी थी, उसको भी लेकर हिंदूज और मुस्लिम्स दोनों ऑफेंड हो गए थे। तो अंग्रेज़ों को ये रियलाइज हुआ कि वो इंडिया आए हैं इंडिया का वेल्थ ले जाने के लिए, इंडिया का धन ले जाने के लिए, उन्हें क्या पड़ा है यहाँ पर सोशल रिफॉर्म करने का। दैट्स वाई वो डिसाइड करते हैं कि वो इंडिया के जो भी लोग हैं उनके रिलीजियस और सोशल मैटर में कभी भी कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये प्रॉमिस उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में लिख कर दिया। नेक्स्ट प्रोविज़न काफ़ी कॉमन है, 1833 और 1853 के भी एक्ट में आपने इस प्रोविज़न को देखा है, रिक्रूटमेंट टू सिविल सर्विसेज। देखो 1857 के रिवोल्ट का एक रीज़न यह भी था कि इंडियंस के साथ काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता था सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन में। इंडियंस को एक सर्टेन रैंक के ऊपर का प्रमोशन नहीं दिया जाता था। सेम एग्ज़ाम पास कर अगर कोई ब्रिटिश आया है फोर्स में तो वो हायर रैंक तक जा सकता था, लेकिन इंडियन को हवलदार से ऊपर का रैंक नहीं दिया जाता था। तो इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म किया जाता है और ये कहा जाता है कि सिविल सेवाओं में नियुक्ति के लिए यानी सिविल सर्विसेज रिक्रूटमेंट के लिए सारे इंडियंस को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के द्वारा रिक्रूट किया जाएगा, भर्ती किया जाएगा। तो ये प्रोविज़न 1858 में थोड़ा एम्फेसाइज करके डाला जाता है। तो सारे प्रोविजंस को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में कंक्लूड किया जा सकता है। पहला है सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, विच मीन्स फर्स्ट टाइम ब्रिटिश इंडिया का सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू अफेयर्स का डायरेक्ट कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में आ गई थी। दूसरा इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट आ जाता है फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश क्राउन रूल या ब्रिटिश क्राउन राज। सो एक्ट ऑफ 1858 के द्वारा ब्रिटिश क्राउन रूल का फाउंडेशन रखा जाता है और माना जाता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट था जब इंडिया ब्रिटेन का कॉलोनी बन जाता है। इंडिया पर ब्रिटेन का डायरेक्ट इंपेरियल कंट्रोल इस्टेब्लिश होता है। भारत पर ब्रिटेन का प्रत्यक्ष साम्राज्यिक नियंत्रण स्थापित हो जाता है और ये 1947 तक चलता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट शिफ्ट था इंडिया के पॉलिटी में। सो दिस वाज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858।